नमस्कार, स्वागत है आपका एनलाइटन इंडिया न्यूज में। मैं हूं यमलेश वंजारी। बात कर लेते हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के फेसबुक लाइव कार्यक्रम की। तो देश के जाने माने अम्बेडकराइट नेता विजय मानकर ने 24 मई को फेसबुक लाइव के माध्यम से देश के नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने इस दौरान कोरोना महामारी से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक, चिकित्सीय और वैज्ञानिक पहलुओं पर पूछे गए कई लोगों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही कास्मो ह्यूमनिज्म यानी कि अनेक अंगों मग्गों पर भी खुलकर अपने विचार रखे। मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से अतुल वैद ने इस फेसबुक लाइव का परिचय कराते हुए आगे बढ़ाया, जिसके बाद लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में देश और दुनिया से जुड़े कोरोना बंदी के मुद्दों के अलावा राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर कई सवाल किए। इन सभी सवालों का एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने एक एक करते हुए जवाब दिया और इन तमाम तरह की समस्याओं का कास्मो ह्यूमनिज्म में निहित समाधान भी बताया। आइए देखते हैं किसने क्या पूछा सवाल और विजय मानकर जी ने कैसे दिया इन सवालों का जवाब। मानवतावादी मीडिया सेंटर की तरफ से आज हम जो फेसबुक लाइव का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग भी काफी दिनों से इस बात की राह देख रहे थे कि कब सर आपके साथ लाइव आए, रूबरू हो, आपके सवालों के जवाब दें। काफी दिनों से हम लोगों को मैसेज आ रहे थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस तरह की अभी परिस्थिति निर्माण हुई है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो कुछ चीजें संभव नहीं हो पाई है। तो हमने कोशिश की कि कितने जल्दी कर सकते हैं, तो आज मौका मिला हम लोगों को। तो सर का साइन मैच हुआ, तो हम आज आप लोगों के साथ में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सीधे सर को सवाल पूछ सकते हैं। अभी जल्दी ही सर आपके सामने जो है आपके सवालों के जवाब देंगे। आप अपने सवाल, जैसे कि हमने पहले आपको इंटीमेट कर दिया था कि आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। इस कोरोना से हुई त्रासदी में आपके सामाजिक, राजकीय, सोशल या जिस तरह या साइंटिफिक, इस तरह के जो भी सवाल होंगे, आप उसको देश दुनिया को लेकर तैयार रखिए। और सर अभी जैसे आपके साथ लाइव होते हैं, आप आप अपने सवाल पूछे, ताकि सर आपको आपके सवालों के डायरेक्ट आंसर दे पाए। आप जैसे जानते हैं कि अभी काफी विपरीत परिस्थिति देश में निर्माण हुई है, और इसको लेकर अगर हम फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं आ पाए, लेकिन हमारा जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर हमने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं और लोगों को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके माध्यम से हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट आ रही है। वैसे ही हमने अपना एक ट्विटर अकाउंट अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किए हैं ट्विटर में। तो उसमें हर दिन आपको 3 या 4 बार आपको ट्वीट मिलेगा। तो हो सके तो आप, अगर नहीं है ट्विटर अकाउंट, तो आप अपना नया ट्विटर अकाउंट ओपन कीजिए और हम अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए। उसमें जो ट्वीट आता है उसको लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ताकि वो पेज बढ़े। और ये वीडियो जब चल रहा है तो इस वीडियो में आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइव वीडियो में शेयर करें, ताकि और लोगों तक इसका मैसेज जाता रहे। तो अभी थोड़ी देर में धीमान विजय मानकर सर आपके साथ रूबरू होंगे आपके सवालों को जवाब देने के लिए। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा इस फेसबुक लाइव को। सर प्लीज। जो है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सेफ हैं, मास्क को पहने हैं। जब भी आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हो, जहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ मास्क आप लोगों का जो है वो आप लोगों ने पहना हुआ है। ये उम्मीद करते हैं हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, रेगुलरली हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, ये उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इसके अलावा जो है एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। और फिर कह रहा हूँ कि मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज़ की दूरी यानी 6.5 फीट 2 मीटर्स, इतना डिस्टेंस जो है बनाए रखना ज़रूरी है। और हैंड सैनिटाइज करना ज़रूरी है। हैंड वॉशेस को जो है, जब भी आप कोई चीज़ को टच करें या मान लीजिए कोई सामान उठाए, उसको करना ज़रूरी है। जो सामान है उनको भी सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। जो बाहर से चीज़ें आ रही है, वो जो सामान है जैसे थैली है या कोई पार्सल है, उसको धूप में रखें या सैनिटाइज़ करें 2-3 घंटे तक। और साथ में जो है, जहाँ जहाँ आपके घरों में ज़्यादा टच हो रहा है, जैसे बटन्स है पर्टिकुलरली या नल के टैप्स है, उसको भी आप जो भी लोकल सैनिटाइज़र है, फिनॉल वगैरह, उससे जो है आप सैनिटाइज़ करें। फिनॉल, लॉइजॉल या बहुत सारे हैं, तो उनको जो है आप सैनिटाइज़ करें। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको जो है
कोरोना से जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स को लेना है। प्रिवेंटिव आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा होगा। एक दिन में और एक दिन में शायद अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रही है उसमें 1,31,000 केसेस, इन्फेक्टेड केसेस मोटे तौर पे इंडिया में रिपोर्ट हुई है। 6-6,500 हज़ार से हर दिन हमारी केसेस अभी बढ़ रही है, वो और भी बढ़ने की संभावना है। और साथ में जो है 3,800 एंड समथिंग जो है केसेस जो है वो डेथ की जो है वो रिपोर्ट हुई है। शायद एक दिन में हम ईरान को क्रॉस करेंगे, पहले 10 कंट्रीज़ में आएंगे और पूरा जून महीना जो है वो केसेस इन्फेक्शन की राइज होगी इंडिया में। 10वें नंबर से हम किधर और ऊपर आते हैं ये तो स्टैटिस्टिक्स का इशू है, देखने वाला इशू है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल अनुमान है कि जून के एंड तक 3 लाख केसेस, अगर यही रेट रहा तो लगभग 3 लाख केसेस जो है इन्फेक्शन की जो है वो जून के एंड तक जो है वो जाएगी। तो ये मुझे जो है वो लगता है। और लेकिन 51-52 हज़ार लोग ठीक भी हुए हैं, जो ये 1,31,000 केसेस है उसमें उससे ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि भारत में लोग ठीक भी हो रहे। फिर भी इसको कैजुअली नहीं लेना है, हमको अपने प्रिवेंशंस को, प्रिकॉशंस को मेंटेन करना है। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। इसको हम जितना प्रिवेंट करेंगे, सेफ रखेंगे, वो मेरे लिहाज से ज़्यादा अच्छा होगा। इसको लाइटली ना ले, क्योंकि शायद ही दुनिया का एक कंट्री हो या एक भी आइलैंड हो जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ कोरोना पहुँचा है। इट्स अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़। ये जो पैथोजन है, ये जो वायरस है, ये बहुत ज़्यादा कंटेगियस है, बहुत ज़्यादा फैलता है और जो है एक नए तरह का चैलेंज जो है वो इंसानियत के आगे, इंसान की व्यवस्था के आगे कोरोना ने जो है वो साउंड जो है कम है वो ये किया है। साउंड मेरे बोलने में कम आ रहा है या इनके इसमें ऑडियो में कम है? आपके आप चेक कर लीजिए, मेरे बोलने में कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे आ जाएगा साउंड जो है वो। तो इसको जो है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा कंट्री या जो एक आइलैंड नहीं जिधर कोरोना नहीं पहुंचा है, जहां इंसान हो, तो इट्स हाईली कंटेगियस डिसीज। इसको आप ध्यान में रखें। ये जो पैथोजन है, वायरसेस है, वो नैनो में होते हैं। नैनो जब मैं कहूँ तो ये समझ जाइएगा कि 1 बिलियन 10⁻⁹ ऑफ अ मीटर, यानी 1 मीटर की जो हमारी स्केल होती है उसकी 10⁻⁹ यानी 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर जो है इतना छोटा वो होता है। तो उस लिहाज से जो है ये वायरसेस जो है वो होते हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। आरएनए डीएनए के जो है हेलिक्सिस है, कहीं सिंगल स्ट्रैंड होता है, कहीं डबल स्ट्रैंड होता है। और वैसे तो वायरस जो है वो उसको होस्ट की ज़रूरत होती है, होस्ट सेल की, क्योंकि वो खुद मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में सेल नहीं है और मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म नहीं है। तो वो अपने आरएनए बेसिकली और डीएनए से जो है वो होस्ट के अंदर जाकर जो है वो रेप्लिकेट होता है और इसलिए हमारी जो सेल्स है उसके प्रोटीन फंक्शंस बिगड़ते हैं और फिर वो रेप्लिकेटेड वायरसेस अंदर जाकर जो है कई लाखों गुना में जो है वो बढ़ते हैं और इसी की वजह से फैटेलिटीज़ होती है, डेथ होती है। तो ये बेसिक बातों को वायरसेस की हमको समझने की ज़रूरत है। कोरोना के इस संदेश ने जो है वो बहुत सारी कोरोना की इस त्रासदी ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है और बहुत सारी चीज़ों पर हमें ध्यान भी लाया है। मैं समझता हूँ उन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अभी भी जो है हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, जो नेशन स्टेट्स की है या वर्ल्ड की जो है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल आना चाहिए, वो अभी तक के जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल उस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में नेशन स्टेट्स के लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर जो है वो अभी तक जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। दूसरा, हमें ये बात बार बार ध्यान में आ रही है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो चुन कर जाते हैं या हमारी जो जनता है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो समझ बिल्कुल जो है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे देश में तो नहीं है, दुनिया में भी जो है लीडर्स को और जनता को जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो एजुकेशन जो है या समझ जो है वो पर्याप्त नहीं है। उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है, तो डेमोक्रेसी में केवल वोटिंग से सारा सल्यूशन होता है, ये डेमोक्रेसी में सब चीज़ों का सल्यूशन है, सब चीज़ों का डिसीजन सही आ जाता है, ये मानना जो है ये एक मिथक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो इंसान ने जो मॉडल्स बनाए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल हो, रूल ऑफ लॉ के मॉडल हो, ह्यूमन राइट्स हो या डेमोक्रेसी हो, डिसीजन मेकिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जस्टिस की व्यवस्था हो या हमारे जो इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसको जियोपॉलिटिक्स हम कहते हैं वो हो, इसमें जो है कोरोना ने इंसान का एक ध्यान आकर्षित किया है कि आपको आपके सिस्टम को, हमको
इंसान को जो है इस धरती पर जो है नेचर के साथ हार्मोनी में रहना है, बैलेंस में रहना है। और कोरोना का ये संदेश जो है वो मेरे लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि वायरस आज ही आ गया, वायरसेस तो हरदम लाइफ का, वैसे तो ये कहा जाता है कि आरएनए इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ लाइफ। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो फर्स्ट जो है वो लाइफ का क्रिएशन ऐसा माना जाता है। उसके बाद डीएनए आया है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो आया है, ये माना जाता है। अभी साइंस के अंदर इसके काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं और काफ़ी चीज़ें प्रूव हुई है इसके अंदर में। तो वायरसेस तो हमेशा से रहे हुए हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ वायरसेस है इस धरती के ऊपर में। और हम देखिए अभी हमारी दिक्कत देखिए कि हम ह्यूमन जीनोम का जो है वो सीक्वेंसिंग हुआ है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कहते हैं, उसमें ह्यूमन जीनोम का काफ़ी हद तक सीक्वेंसिंग हुआ, लेकिन जो है वो वायरस जीनोम का जो है वो सीक्वेंसिंग अभी तक जो है वो इंसान नहीं कर पाया है। अभी तक हम लोग जो आइडेंटिफाई कर पाए, बड़े मुश्किल से 75,000 जो वायरसेस है उन्हीं के थोड़ा सा जेनेटिक जो जीनोम मटेरियल है, जो सीक्वेंसिंग है, उसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो मेरे लिहाज से जो है कि बहुत सारा जो लाइफ साइंसेस के अंदर, जेनेटिक साइंसेस के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर, जो इम्यूनोलॉजी के अंदर में, या पैंडेमिक प्रिवेंशन के अंदर में जो रिसर्चेस होने चाहिए लाइफ साइंसेस के अंदर पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ, या लाइफ साइंसेस के साथ आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है, बिकॉज लाइफ इज आफ्टर ऑल अ कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो हैज अ वेरी ग्रेट रोल टू प्ले। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो लाइफ कुछ नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो लाइफ है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो लाइफ है। और इसके साथ में जो लॉस ऑफ ग्रेविटी है, या जो फोर्सेस है, जो 4 फोर्सेस हम कहते हैं साइंस के अंदर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो ये 4 फोर्सेस का जो है एटम लेवल पर, मॉलिक्यूल लेवल पर जो है वो जो एक्ट होते हैं, तो इसका भी रिलेशन जो है वो लाइफ के साथ में है। तो लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट बायोलॉजी, लाइफ इज ऑल्सो अबाउट केमिस्ट्री एंड लाइफ इज ऑल्सो अबाउट फिजिक्स। तो ये जो साइंटिफिक लॉज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने 2019 में सितंबर में अपनी बुक को लिखा, और वो बिग बुक जो है ये एक बड़ा डिस्कवरी है, एक बड़ा रिसर्च है, एक बड़ा इन्वेंशन है अपने आप में। ये वो किताब है जो सितंबर 2019 में ही जो है वो रिलीज हुई। मुझे लगता है 11 सितंबर को हमने इसको रिलीज किया, इस डेट को मैं इसको रिलीज किया। ये अमेजोन पर अवेलेबल है। और कॉस्मो ह्यूमैनिज्म में मैंने एक ही बात को ये कहा कि मोर देन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स, ये जो कॉस्मोस है, जो सृष्टि है, जो नेचर है, जो हमारी धरती भी नेचर का पार्ट है, कॉस्मोस का पार्ट है, ये साइंटिफिक लॉज के ऊपर बेस्ड है। चाहे वो फिजिक्स के लॉज हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लॉज हो। अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो केमिस्ट्री के जो है वो गैसेस के लॉज है। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के जो है तो बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो है वो लॉज है, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, क्वांटम मैकेनिक्स के न्यू लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर टाइम स्पेस का जो है वो रिलेटिविटी के थेरीज है, बिग बैंग का थेरीज है, एम थेरी और स्ट्रिंग थेरीज जो है, ये एडवांस जो है वो थेरीज तक के जो है साइंस ने पॉस्ट्यूलेट किया है बहुत सारी चीज़ों को। फिर मैथमेटिकल लॉज है। फिर अगर हम बात करें तो जेनेटिकल लॉज है लाइफ साइंसेस में, मेंडेलियन लॉज जिसको हम कहते हैं, या साथ में हम कहते तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स के मूर्स लॉज है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो साइंटिफिक लॉज है कॉस्मोस के और नेचर्स के, तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा फोकस हमारे डोमेस्टिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साथ में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर में तो हमारा फोकस है। इकोनॉमिक्स के जो लॉज है वो लॉज के ऊपर में, जैसे कीन्स का लॉ है, सेज का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, इनके ऊपर में जो है वो तो हमारा ध्यान है। लेकिन जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें अपैरेंटली समझ में नहीं आता है, मुझे बड़ी हंसी आई उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो मैं जिन्हें भोंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता हूँ, ये भोंदू प्राइम मिनिस्टर है। भले ही लोगों ने चुन कर दिया है, जिस भी माध्यम से चुन के आए हो, चाहे पैसा हो चाहे ईवीएम हो, लेकिन ये भोंदू प्राइम मिनिस्टर है भारत के। वो कह रहे थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं और हमने कभी सुना नहीं। तो मैंने उनको उस दिन भी कहा था कि भाई अगर आप शाखा में काली टोपी लगाकर कसरत करोगे और आपका हिंदुत्व फेल हो चुका है, हिंदुत्व इसलिए फेल हो चुका है क्योंकि हिंदुत्व का आधार ही जो है वो रिलीजन है, और रिलीजन का साइंस से कोई लेना देना नहीं, कोई भी रिलीजन हो।
रिलीजन जो है वो साइंस के पैरामीटर पे जब आप उसको टेस्ट करने चाहो, चाहे वो गॉड के नाम में रिलीजन हो या ग्रेट मैन के नाम में रिलीजन हो, जब आप उस रिलीजन को साइंटिफिक लॉज में टेस्ट करेंगे, साइंटिफिक थियरीज में टेस्ट करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि रिलीजन जो है वो उसमें साइंस जो है बिल्कुल जो है वो नेग्लिजिबल अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन के अंदर में। फिर जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज वर्ल्ड में जो है, जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में जो नॉलेज इमर्ज हुआ है, यदि मैं वर्ल्ड की बात करूं तो एज ऑफ रेनाइसेंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट, वहां से लेके फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक, ये जो हमारा दुनिया में नॉलेज जो है वो डेवलप हुआ है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल साइंसेस का नॉलेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल साइंसेस का नॉलेज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉलेज हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के नॉलेजेस हो, ये जो तमाम नॉलेजेस, या चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के नॉलेजेस हो, ये जो तमाम जो नॉलेज हम डेवलप हुआ है, तो साइंस एंड नॉलेज जो डेवलप हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में, तो इसका जो है सबसे बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को चेंज करने में। मेरे लिहाज से रिलीजन और फिलॉसफी ने सबसे ज्यादा इंसान को भटकाया है। अगर नेचुरल फिलॉसफी को यदि छोड़ दिया जाए तो इंसान को सबसे ज्यादा यदि भटकाया है तो वो रिलीजन और फिलॉसफी ने जो है वो भटकाया है, जो केवल इमेजिनेशन में जिया है, स्पेक्यूलेशन में जिया है, लेकिन जिसके पास तीन चीजें जो सबसे फंडामेंटल साइंस के पास है। साइंस जो है वो तीन चीजों पर बेस्ड है बेसिकली। साइंस बेस्ड है एविडेंस के ऊपर, साइंस बेस्ड है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर, और साइंस बेस्ड है कैलकुलेशंस के ऊपर में। जब तक ये तीन चीजों में कोई चीज प्रूव नहीं होती उसको साइंस नहीं माना जाता। लेकिन यदि हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की बात करें तो केवल इमेजिनेशन और स्पेक्यूलेशन में जाता है और प्रोक्लेम कर देता है कि भाई सृष्टि ऐसी निर्माण हुई, ऐसा आपको मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पूरा जो थियरीज है, जो रिलीजन और साइंस ने जो इंसानियत को भटकाया है, उसके भी एस्पेक्ट्स को मैं समझने की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बात को कहा कि भाई आपको जो है हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। मैंने उस दिन भी अपनी जो लाइव ब्रॉडकास्ट में लाइव मैसेज में कहा था कि भाई अगर आप हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में अगर देखते तो शायद आपको वायरसेस समझ में आते। अगर आपको आरएनए डीएनए का फंक्शन जेनेटिक्स मालूम होता, थोड़ा वायरोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होता, तो आप इसको समझ सकते थे। और बेसिक अगर आपको नॉलेज होता आप इसको समझ सकते। अगर एडवांस नॉलेज चाहिए तो कोई भी आपको साइंटिस्ट दे देता था। भारत के अंदर में 2 4 5 साइंटिस्ट लोग मिलकर दे सकते थे आपको। लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान न रखने की वजह से पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, जो काम फरवरी 1 या 2 तारीख से करना था उसको जो है वो मिस कर गए। आज जो है भारत सरकार आती है, नया नया स्टैटिस्टिक्स और डेटा बताती है, स्टैटिस्टिकल जगलरी बताती है। अरे कि हमारा इतने दिन में इतना कर फ्लैट हो गया, इतने दिन में वहां इतनी केसेस थी, इतने दिन में इतनी केसेस हो गई। भाई साहब अभी कोरोना शुरू हुआ है इंडिया के अंदर में, अभी एंड नहीं हुआ है। तो आप स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस जो कर रहे हैं, वो स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन आप जो अभी कर रहे हैं वो फैलेशियस हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप 10वें नंबर पर आने वाले, कल शायद 10वें नंबर पे आएंगे ईरान की जगह, ईरान 11वें पे जाएगा, फिर आप तुर्की को क्रॉस करेंगे, फिर आप फ्रांस जर्मनी को जो है वो क्रॉस कर जाओगे, और जून के एंड तक जो है जुलाई के अंदर में हो सकता है अगर इसी रेट से कोरोना स्प्रेड हुआ तो शायद हो सकता है कि हम 5 नंबर में भी जो है वर्ल्ड में रहेंगे। तो ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री के वो कौन अग्रवाल है, कौन सेक्रेटरी है, मालूम नहीं कौन कौन से स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस देते हैं। और ये भारत का मीडिया जो है वो तो सबसे ज्यादा जो है मुझे लगता है कि फुलिश काम जो है वो कर रहा है। वे साइंटिफिक एजुकेशन देने का ये समय है तो धर्म की बात बताई जा रही है, हिंदू मुस्लिम की वजह से ऐसा हो गया, या मरकज ने ऐसा कर दिया, या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, चाइना के ऊपर बम डालो। अरे बम तो ऑलरेडी गिर गया है ह्यूमैनिटी के ऊपर में, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो वायरसेस है ये दे आर द बिगेस्ट एनिमी। ये बात 2018 से साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, इसके ऊपर बुक्स लिखी गई है। MIT यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस है उसमें खुद बिल गेट्स के साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2018 में 1 साल पहले वुहान के इंसिडेंट्स के वार्न किया था कि भाई दुनिया को ऐसे एपिडेमिक को फेस करना पड़ सकता है वायरसेस के, क्योंकि वायरसेस के एपिडेमिक्स पहले भी आए हैं। शायद स्पेनिश फ्लू का जिनको थोड़ा स्टडी या डेटा है जो 1918 में आया था, 50 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे दुनिया में। और ऐसा कहा जाता है वेरियस एस्टिमेट्स में कि 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के अलग अलग एस्टिमेट्स है डेथ के। तो जो है वो स्पेनिश फ्लू ने जो है उस समय में भी जीडीपी का जो है 0.8% जो है वो लॉस किया था पूरे वर्ल्ड जीडीपी का, जो अभी शायद 2% से ज्यादा वर्ल्ड जीडीपी नीचे आएगा। तो मैं समझता हूं कि भारत के अंदर में, दुनिया के अंदर में हमें जिस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है
वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो हम कहते हैं उसको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना का ये एक संदेश है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, इकोनॉमिक्स की जितना जो रेमेडीज है, क्योंकि भारत में 20 लाख करोड़ का जो है जो अभी पैकेज डिक्लेयर किया, जो सो कॉल्ड पैकेज डिक्लेयर किया, उसमें एक्चुअली पुराना कितना नया कितना एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो है किसी भी हालत में जो है 4.2 लाख करोड़ से 2.1% ऑफ द जीडीपी जो है वो इतना ही फिस्कल और मॉनेटरी, दो चीजें जब मैं कहूँ तो इसको समझिएगा कि फिस्कल इज द पॉलिसी विच गोज अकॉर्डिंग टू द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जब गवर्नमेंट किसी भी माध्यम से बोरोइंग करती है तो उसके ऊपर में मैं आगे बात करूंगा, तो उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। सेकंड इज द मॉनेटरी पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या जो यूरोप से 17वीं शताब्दी से जो है सेंट्रल बैंक्स रहे हैं। हमारे देश में 1935 में रिजर्व बैंक बना, उसके पहले सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी यूरोप के अंदर में थे। तो सेंट्रल बैंक जो है, जो पैसा उसके पास में रिजर्व होता है बैंक्स का, तो उसको जो रेगुलेट करता है 4 चीजों से। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो से करता है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो से करता है, देन रेपो रेट से करता है जिससे वो रिजर्व बैंक से पैसा बोरो करता है, एंड रिवर्स रेपो रेट यानी जो रिजर्व बैंक से जो है वो बोरो करता है, और कैश रिजर्व रेशो यानी जो पैसा बैंक का जो है वो रिजर्व बैंक अपने पास रख लेता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो यानी वो पोर्शन बैंक्स का जो है वो जो बॉन्ड्स और इसमें प्लेज किया जाता है इक्विटीज वगैरह में थ्रू आरबीआई जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट के अंदर बॉन्ड्स में प्लेज किया जाता है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। उसके बाद में जो है रुपी को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट से, रुपी के वैल्यू को जो है वो कंट्रोल करता है, और जिसको मॉनेटाइजेशन ऑफ द डेप्ट कहा जाता है, यानी सरकार के कर्जे को मॉनेटाइज करना, यानी नोट प्रिंट करके, जिसको हेलीकॉप्टर करेंसी भी बोला जाता है आजकल, तो वो जो है वो प्रिंट करके मार्केट में जो है वो लाना, ये इंस्ट्रूमेंट से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यूज करता है। तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें जो फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी का 2.1% ऑफ द जीडीपी यानी 4,20,000 करोड़ केवल जो है वो फिस्कल पॉलिसी का इसमें ये है। और हमारा जो अभी का जो बजट था वो लगभग 30,42,000 करोड़ का था, और जो बोरोइंग्स थी भारत सरकार की जो है वो लगभग 7,96,000 करोड़ थी, यानी मोटे तौर पे 8 लाख करोड़ जो है वो बोरोइंग्स थी। अब इकोनॉमिक्स में जो है उस दिन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भी ये कहा कि सेंटर एंड स्टेट्स को मिलकर जो फिस्कल स्टिमुलस है वो कम से कम 3% ऑफ द जीडीपी ज्यादा देना चाहिए, यानी 3% ऑफ द जीडीपी जो है वो फिस्कल स्टिमुलस जो है वो और ज्यादा देना पड़ेगा। ये बात जो है वो उस दिन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है इसने भी ये बात कही। उसके बाद में जो है गोल्डमैन सैक्स ने जो है वो बड़ा स्टैगरिंग रिवोल्यूशन किया, और उसने ये कह दिया कि भाई इंडिया का जीडीपी जो है वो माइनस में आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी उस दिन मानना पड़ा कि हमारा जीडीपी माइनस में आ गया। अभी जो जीडीपी जो माइनस में है लगभग 0.4% माइनस में है, यानी 0 से नीचे आ गया। जब यही बात जो है वो पहले अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे थे कि भाई 1 महीने का भी अगर हम आउटपुट जो है वो जीडीपी का लॉस कर देते हैं, जो लगभग 41,000 करोड़ का 1 महीने का जीडीपी है भारत का, तो हम नेगेटिव की तैयारी करना चाहिए। उस समय यही मोदी गवर्नमेंट और यही अर्नब गोस्वामी की मीडिया थी। 1.8, 1.9, अमेरिका इज ग्रोइंग एट सो एंड सो रेट and China is growing at so and so rate, we are still about China and America। ये अर्नब गोस्वामी जो है, जो रिपब्लिक चैनल पर बैठकर जो है जो ये भ्रम फैला रहा था, और ये जो गोदी मीडिया है जो तमाम मीडिया के अंदर ये बात को कह रहा था कि नहीं भाई हमारा तो जीडीपी अभी भी 1.8 है, 2% के आसपास जाएगा, वर्ल्ड तो 2% के नीचे जा रहा, अमेरिका नेगेटिव में जा रहा, चाइना 1% पे है, नीचे है, अब क्या हो गया? तो वी आर नॉट बेसिंग आवर जजमेंट on the basis of very sound scientific investigation and scientific thinking। ये भारत की प्रॉब्लम है। और अब नेगेटिव ग्रोथ रेट में इंडिया आ गया है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में हम अब नेगेटिव कितना जाएंगे वो देखना होगा। अभी तो पहला एस्टिमेट आया है -0.4% जो है जो नेगेटिव ग्रोथ आया है, हो सकता है उससे भी नीचे जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने कहा है कि यदि हमको पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रखना है तो कम से कम 3%
जो है फिस्कल स्टिमुलस और देना होगा, यानी और लगभग 6 लाख करोड़ का जो है वो देना पड़ेगा। कुछ एस्टिमेट्स ऐसे आ रहे हैं कि 3% से नहीं होगा, लगभग 4 से 5% और देना पड़ेगा, यानी और लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपया जो है हमको फिस्कल यानी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा और उससे जो है वो देना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इश्यू करे, उसको रिजर्व बैंक जो है वो बॉन्ड्स को खरीद ले और उतना पैसा जो है वो प्रिंट कर दे, जिसको मॉनेटाइजेशन ऑफ द डेब्ट कहा जाता है। तो ये चीजें यदि होती है और एडिशनल फिस्कल स्टिमुलस आता है तो ये भारत का जीडीपी जो है वो 0% से ऊपर आएगा। और इसमें जो कैश ट्रांसफर्स का जो रोल है, वो कैश ट्रांसफर्स जो है वो भारत सरकार ने बिल्कुल ठीक से नहीं किए हैं और बिल्कुल डायरेक्ट कैश जो है वो बिल्कुल 25-30 हजार करोड़ भी जो एक्चुअल जनता के हाथ में नहीं आए हैं। जो जनधन योजना वगैरह है उसके अलावा जो है वो आई नहीं है, या डायरेक्ट जो उज्ज्वला स्कीम में फ्री सिलेंडर वगैरह दिया है उसको मान सकते हैं कि एक तरह का कैश ये है, सब्सिडी या ट्रांसफर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर भी जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को जो है बोरिंग्स करने की जरूरत है और स्पेंड करने की जरूरत है, और इसके लिए जो है डेब्ट को मोनेटाइज करना पड़ेगा भारत सरकार को, और फिर जो है वो आरबीआई उतना पैसा प्रिंट करके जो है वो फ्लोट करेगा और उसका पैसा जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स में देने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर मैं $3.20 अगर वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया को अगर मैं लूं तो 81 करोड़ लोग जो है अभी भारत में $3.20 पर डे जो है उससे कम कमाते हैं, तो वो वर्चुअली गरीब जैसी पोजीशन है। तो लगभग 100 करोड़ भारतीयों को जो भी सैलरीड क्लास नहीं है और जो 10 लाख के ऊपर जो लोग कमाते हैं उनको छोड़कर जो है बाकी सब लोगों को जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने की जरूरत है ताकि वो स्पेंड कर सके और उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बूस्ट होगा। अभी जो भारत सरकार ने जो पैकेज दिया है मोस्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी से जो आया हुआ है वो लिक्विडिटी एंड लोन्स के रूप में आएगा, यानी वो पैसा ज्यादातर बैंकिंग सिस्टम से लोन में जो है वो पुश किया जा रहा है और उसका फायदा जो है एमएसएमईज को होगा और बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा। तो ठीक है, वो भी एक पुश करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स अगर नहीं देते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बूस्ट नहीं होगी, और अगर डिमांड बूस्ट नहीं होगी तो सप्लाई आपका जो है वो तैयार नहीं होगा, जिसको मोड्स ऑफ एक्सचेंज एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है कि भाई हम प्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसको जरूरत है, आप उसको खरीद सकते हैं, आपको उसकी जरूरत है और आप उसको जो है वो खरीदना चाहते हैं, इसलिए जो है वो प्रोडक्शन होता है। तो लोगों के पास क्रय शक्ति यानी जब परचेसिंग पावर होगा, जब उनके पास में पैसा होगा तभी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बूस्ट होगा, और एग्रीगेट डिमांड जब बूस्ट होगा तभी मैं समझता हूं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर में ऊपर आएगी। तो ये तमाम जो है वो इश्यूज है, इसके अंदर में फिर बीजेपी कांग्रेस का पॉलिटिक्स चल रहा है। वैसे तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है जिसने ये चीज़ों के ऊपर में बोलना स्टार्ट किया। मैं 25 मार्च से ही इसके ऊपर सिस्टमेटिक ढंग से एक एक इश्यूज पर जो है वो बोलते आया हूँ, और फेसबुक जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का जो फेसबुक पेज है उससे है, जो वीडियोस हैं एनलाइटेंड इंडिया पर जो आते हैं उसके माध्यम से, अब तो ट्विटर भी आ गया अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का, उसके आप फॉलोअर्स बनिए, उसको ट्वीट रीट्वीट कीजिए, उसके रिप्लाईज दीजिए, उसको टैग कीजिए ताकि ये स्प्रेड हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो हम 25 तारीख से ही करते आए। कुछ पीआईएल्स भी हमने डाली, सुप्रीम कोर्ट में डाली, राजस्थान के हाईकोर्ट में डाली, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में डाली, और एक दो स्टेट में हमारी तैयारी थी, पर बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज है क्योंकि हाईकोर्ट्स की डिवीजन बेंचेस नहीं बैठ रही है, और हमारी पीएल्स छोटी नहीं है, वो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स को लेकर है, इसलिए जो है टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब होगा तब हम आपको बताएंगे। तो ओवरऑल इश्यूज के ऊपर में कोरोना का जो एक पॉजिटिव संदेश है इंसानियत को, उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमको नेचर के साथ हार्मोनी से जीने की ज़रूरत है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और इसमें फिर बाकी बहुत सारी माइनर जो चीज़ें हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह है जो टूट गया है, हेल्थ केयर सिस्टम ना होने की वजह से तैयारी के लिए पहला और दूसरा लॉकडाउन किया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे इसमें इश्यूज है। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप प्रॉपर क्वेश्चनिंग करेंगे तो अतुल जी मेरे साथ में मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से, लेकिन क्योंकि आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बैठे हुए तो मुझसे 6 मीटर दूर है, तो 6 मीटर दूर होने की वजह से कैमरा बार बार जो है उनके तरफ नहीं जाएगा, लेकिन ज़रूरत हो तब उनके पास जाएगा। अतुल जी का आवाज़ आएगा
वो मुझे क्वेश्चंस देंगे जो आप लोग टाइप कर रहे हैं कमेंट्स में। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर यदि आप टाइप करते हैं तो आपके सवाल अतुल जी मुझे दे रहे हैं, और वो कुछ सवालों को मैं लिमिटेड वे में जो 1-1.5 घंटा हमारे पास है 4:30-4:45 बजे तक, उस पर मैं आपको आंसर करने की जो है वो प्रयास करूंगा। और अब तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो रहा है तो फेसबुक लाइव और भी हम आगे करते रहेंगे। आप प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर, आपने ब्रीफ में काफ़ी सारी डिटेल्स में जानकारी दी है, तो इसी को लेकर एक उमाकांत पाटिल जी की तरफ से क्वेश्चन आया है, क्या सरकार लॉकडाउन के आड़ में नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं कर रही है? हम अपने अधिकारों को कैसे बचा पाएंगे? देश में नाम के लोकतंत्र है, क्योंकि सरकार देशों के लोगों से अलोकतांत्रिक अमानवीय बर्ताव और गरीबों का शोषण कर रही है। और याद नागरिक होने के नाते हमारे पास क्या इसकी रेमेडी है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिसको लाइफ एंड लाइवलीहुड कहा गया, तो इसमें लाइवलीहुड्स का बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट्स का जो है वो वायलेशन है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के 19G का इसमें वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और ये जो है फंडामेंटल राइट्स का क्लियर कट इसमें वायलेशन है। देखिए, किसी एडवांस नोटिस के या किसी एडवांस तैयारी के 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने आकर एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके तहत जो ये पूरा लॉकडाउन किया गया है, उसमें आकर किसी एडवांस नोटिस और एडवांस तैयारी के बगैर भारत के प्रधानमंत्री ने जो है वो लॉकडाउन जो है डिक्लेयर कर दिया। अब उसके वजह से जो है लोगों को तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला हो। अगर 2-4-5 दिन अगर देते सिस्टमेटिक ढंग से और सरकार खुद 15 दिन तैयारी करती तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छे ढंग से लॉकडाउन हो सकता था। अब दूसरा, एक तो गलत ढंग से लॉकडाउन जो है वो डिक्लेयर कर दिया, दूसरा सबसे बड़ा जो 12-13 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो कई राज्यों में फंसे हुए हैं, उनका कैश समाप्त हो गया, उनको कैश ट्रांसफर नहीं दिया। अब इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के जॉब्स गए, लोग किसानों की खेती गई, उनको लॉस हुए, तो उनको कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने की जरूरत थी। जैसा हम देख रहे हैं दुनिया की हर कंट्री ने उनके नागरिकों को डायरेक्ट पैसा दिया। जैसे जापान गवर्नमेंट ने लगभग 75,000 रुपीज, अगर भारतीय रुपए में मैं बात करूं तो 75,000 रुपये हर नागरिक को दिया। यहां तक कि जो भारतीय जापान में है और जिनके पास रेसिडेंट कार्ड है उनको भी जो है वो जापानीज गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो इस तरह की कोई पॉलिसी हमने देश में नहीं देखी। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत प्रधानमंत्री जो चेयरपर्सन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और जो होम सेक्रेटरी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन है, जो होम सेक्रेटरी है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस एक्ट के अंदर में है, जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, इन लोगों का डायरेक्ट जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने बगैर एडवांस तैयारी के जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने जो 30 जनवरी को डिक्लेयर किया, उसमें क्लियर लिखा गया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 में कि 48 घंटे के अंदर गवर्नमेंट्स ने तैयारी करना चाहिए सभी कंट्रीज की, वो नहीं किया। और फिर जाकर नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम किया, 1 लाख लोगों को अहमदाबाद में इकट्ठा किया गया, और उस समय अमेरिका में 28,000 पेशेंट्स लगभग थे। अभी नई रिपोर्ट जो आ रही है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका नंबर 1 पर कैलामिटीज हुई है, वहां भारत का भी धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि फिर होली मिलन होने दिया, मध्य प्रदेश की सरकार गिरने दी, फिर राजस्थान की सरकार गिराने की तैयारी थी, लेकिन फिर जब सर के ऊपर उफान आने लगा कोरोना का, तब जाकर जो इसको बंद किया। अभी भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और जो लोगों का इतना बड़ा हर नागरिक का 376 रुपया पर डे लॉस हो रहा है लॉकडाउन में। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो हर नागरिक का भारत के, उसके लिए कोई डायरेक्ट कैश जो है सरकार देना नहीं चाह रही है। पहले ही कर्जे में कहती और कर्जा ले लो, फिर बाद में जो है वो रिपे करो। तो मैं समझता हूं कि मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। सवाल यह है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रेमेडी क्या है। अभी हमने देखा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं तो पिटीशंस के फाइलिंग में जो है वो तैयारी में था 25 मार्च से ही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में केस फाइल ही नहीं कर सकते थे, भारत का कोई नागरिक फाइल नहीं कर सकता। जो दिल्ली में है उसको भी फाइल करना बड़ा मुश्किल जा रहा था, भले ही इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी। अभी नागपुर हाईकोर्ट है, अभी डिवीजन बेंच ही नहीं 2 जजेस का जो है छुट्टी पर है, यानी डिवीजन बेंच बैठाना नहीं चाह रहे कोर्ट्स जो है वो। तो इस तरह की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो है इसमें है। तो मैं यही कहूंगा कि नागरिक होने के नाते आखिरी जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन है।
लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम रीड करते हैं तो उसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस नहीं है, राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स के जो है वो प्रोविजंस नहीं है। बहुत ज्यादा जो है वो सुप्रीम पावर जो दे दिया गया जुडिशरी को कि वर्चुअली आपको हाईकोर्ट के जज को भी इम्पीच करना है, रिमूव करना वर्चुअली प्रैक्टिकली जो है वो इम्पॉसिबल है। बड़े थियोरेटिकली इम्पीचमेंट का प्रोविजन है, लेकिन 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में और 50 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में लगते हैं। अब ऐसे समय में जब केवल इनिशिएट करने के लिए मोशन 100 और 50 एमपी आपको लगे, और अभी इस लॉकडाउन में पार्लियामेंट भी कन्वीन नहीं हो सकती, और इस डीएमए के अंदर में जो लॉकडाउन के ऑर्डर्स है होम मिनिस्ट्री के, जो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद निकले हुए हैं, उसको कोई पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीरियस जो है वो लैक्यूना है, सीरियस शॉर्टकमिंग है। इसमें हमारी जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजन नहीं है, पार्लियामेंट के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजन नहीं है, गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस नहीं है, और इसलिए जो है ये नागरिकों को इफेक्टिव रेमेडी इसके अंदर में नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से अमेंड नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को जब तक फिक्स नहीं किया जाएगा, अब देखिए ना, हम चाइना के इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार में मोदी गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कि इसने इस पैंडेमिक को स्प्रेड होने दिया और बाद में लॉकडाउन किया, इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो करना चाहिए इसको। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी इस तरह की इलीगैलिटीज को जो है चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में सीरियस जो है वो लैक्यूनास है। तो उसके लिए प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करना होगा। तब तक के लिए नागरिकों को एक ही जो है रेमेडी है कि हम अपने वॉइस को रेस कर सकते हैं, और वो काम जो है हमको करना चाहिए डेमोक्रेटिक वे में, बगैर कानून को तोड़े हमको अपनी बात को रेस करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। और जब चुनाव आएंगे तो ऐसी सरकारों को वोट आउट करना चाहिए। ये दो सबसे इफेक्टिव रेमेडीज है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि तमिलनाडु हाईकोर्ट ने और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने और कुछ लिमिट तक महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने पर्टिकुलरली माइग्रेंट लेबर्स के इश्यूज पर बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। जो रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपेक्षित था कि वो सुओ मोटो खुद होकर पीआईएल जो है इनिशिएट करेगा और ये तमाम चीजों के ऊपर राइट्स के वायलेशंस को ठीक करेगा, या जो पुलिस स्टेट बन गया है, जगह जगह पुलिस जो है वो ज्यादती करते जा रही है, वो चीजों को जो है वो देखेगा। तो उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये करेगा, वो उसने नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट्स ने ये किया। तो हमारे सिस्टम में कुछ तो पॉजिटिव है, उसको भी हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैंने जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोग्रेसिवली अमेंड करने की जरूरत है। सर, इसी कड़ी में सवाल आ रहे हैं, नरेंद्र डोंगरे जी पूछ रहे हैं, आफ्टर लॉकडाउन हाउ द एम्प्लॉयमेंट वुड बी इंक्रीज इन इरिस्पेक्टिव स्टेट्स, व्हाट वुड स्टेट अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी? Oh, you see, after the lockdown, you see, now you see what the data says that almost all 24% you see is the unemployment ratio. Almost all you see 12 crores to 14 crores of the Indian population is jobless now. But this scenario you see, would you see improve after you see the relaxations in the lockdown are you see in place? And but you see, for that you see what I was speaking in my initial you see introduction with you people, that the fiscal stimulus by the government of India to the tune of 4 to 5% is required. Unless you see the government of India gives a fiscal stimulus, there would be no rise in the aggregate demand. And if the aggregate demand does not rise, you see the production or the supply side chain would not start. So I feel the basic aspect of economics is to you see initiate the Keynes law here and to create the aggregate demand by the borrowings and spending by the government. And this can be done by monetization of the debt through the Reserve Bank of India, and additional 6 to 8 lakh crore rupees of the fiscal stimulus is required in the economy, with direct cash transfers to almost all 1 billion population of India. And then it would create an aggregate demand, and the supply side would increase, and then employment would increase. तेज कपूर जी पूछ रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर लोग लॉकडाउन के कारण आम नागरिक, गरीब, असहाय, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेबर कार्ड नहीं है, मनरेगा कार्ड नहीं है, बैंक खाता नहीं है और मजदूरी न मिल पाने की वजह से उनको खाने पीने की समस्या आ रही है, रोजमर्रा की चीजों की समस्या आ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किस तरह के कदम उठाना चाहिए था ताकि लोग इस अमान्य देखिए 90 करोड़ तो अकाउंट आइडेंटिफाइड है देश के अंदर में। फिर आपके 28.5 करोड़ जो परिवार लगभग अभी हो गए हैं, उनका भी जो है कहीं ना कहीं डेटा है भारत सरकार के पास में।
अब किसी के पास में कोई भी कार्ड ना हो, पर वो इंसान तो है, भारत के अंदर में है, तो हमको ये मानना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है, भले उसके पास में कोई भी आइडेंटिफिकेशन ना हो। मैंने बड़ी सिंपल बात कही थी कि जिस तरह इलेक्शन में शाई लगाई जाती है उस तरह शाई लगा दी जाए और उसका एक रिकॉर्ड खोल दिया जाए। जहां पर भी है, जैसे मान लीजिए कोई बस्ती में, यूपी में अगर वो है मुरादाबाद में, तो वो जहां पर वो राशन की दुकान है वहां वो चले जाएगा, पुलिस स्टेशन में चले जाएगा, कलेक्टर का जो भी ऑफिस होगा वहां खुला, वहां चले जाएगा, उसका एक अकाउंट ओपन कर लिया जाएगा, नाम डिटेल जो भी उसका है वो लेगा, शाई लगा देगा, उसको आराम से जो है चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, दाल दीजिए, ऑयल दीजिए, शक्कर दीजिए और नमक दीजिए। ये तो खाने पीने की इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके साथ में जिनके अकाउंट्स बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, जो सैलरीड क्लास नहीं है, जो 10 लाख से ऊपर जो है वो कमाता है, उनको छोड़कर बाकी जितने अकाउंट है उसमें जो है आपके अब 4-5 हजार रुपए जो है वो डालना चाहिए। मैं समझता हूं अगर आपने 100 करोड़ लोगों को 4,000 रुपए भी दिया तो आपको 4 लाख करोड़ आएगा। तो मैं समझता हूँ 20 लाख करोड़ में आप अभी कह रहे ज्यादा भारत सरकार की लोन लो और फिर वापस करो। अरे भाई, अभी यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए पैसा नहीं है, ऑलरेडी कर्जा हो गया जो जमा था, तो और लोन लेने की बात जो है भारत सरकार कह रही है। इसमें लोन कंपोनेंट अलग करना चाहिए था और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स को अलग करना चाहिए था और फिर फूड सब्सिडीज और इस तरह की चीजों को अलग करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि जब तक कैश नहीं दी जाएगी ये 100 करोड़ भारतीयों को, तब तक जो है वो इनके पास में किसी भी तरह का जो है इनका पोजीशन इंप्रूव नहीं होगा। और ये बड़ी अमानवीय जो है वो नीति है। उस दिन सीतारमन जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने ये कहा, उनको पूछा गया कि आपकी सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर क्यों नहीं किए, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि भारत सरकार को मालूम ही नहीं कितने लोगों को कितना देना है। तो मैं समझ रहा हूं कि सरकार जो है फिर ये तो भोंदू सरकार है। मैं तो बीजेपी को कह चुका हूं कि ये जो है वो भोंदू जानता नहीं पार्टी है, इसका जो है वो इंटेलिजेंस नहीं। ये बात तो मैं फिर पहले ही कह चुका हूं। तो जिस सरकार को ये नहीं मालूम कि हमारे कितने लोग हैं और कितने गरीब है, कितने मार्जिनल इनकम के लोग हैं, उनके अकाउंट्स क्या है, तो ये सरकार 6 साल से क्या कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये टोटली मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है। अब घंटी बजाने का समय चले गया, दिया जलाने का बुझाने का जो है वो समय चले गया। अब मोदी गवर्नमेंट की घंटी बजाने का समय आया है और वो काम मैं अभी चालू किया है और उसको हम बड़े पैमाने पे करेंगे देश के अंदर। सर, विजय मेहरा जी पूछ रहे हैं कि अभी ये लॉकडाउन के कारण 70% जो है मजदूर है वो अपने गांव लौट रहे हैं या फिर छोटी इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो ऐसे समय में अगर उनको रोजगार चाहिए तो गवर्नमेंट ने किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, रोजगार देने के लिए तो आपको बहुत पॉलिसीज है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के अर्थव्यवस्था में जिसको हम डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं, वो डिमांड जो है वो खत्म हो गई है। अभी हम लोग जो अपने जीडीपी के 25-30% कैपेसिटी पे भी फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो हम जब तक एग्रीगेट डिमांड को जो है वो रेज नहीं करेंगे, उसके लिए और एडिशनल 8 से 10 लाख करोड़ रुपया और फिस्कल बोरोइंग करके गवर्नमेंट को जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। और जो हमारा ये 30 लाख करोड़ का 30,42,000 करोड़ का जो बजट था वो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास जाएगा। और जो ऑलरेडी बोरोइंग थी, जो लगभग 8 लाख करोड़ की बोरोइंग थी, उसमें और एडिशनल 8 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को बोरोइंग करना पड़ेगा, जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेब्ट है उससे। जब ये हो के वो पैसा जो है लोगों के हाथ में दिया जाएगा, और ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू और ये सिस्टम के थ्रू अभी एमएसएमईज को और कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जा रहा है, तो जब डिमांड पिकअप होगी तो ऑलरेडी प्रोडक्शन साइड जो है वो ओपन होगा। फिर हमको ये डिसाइड करना है कि जो रेड जोन्स है उसको हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को या सिटी को ना करते हुए जितने जितने वार्ड्स में प्रॉब्लम है वहीं उसको कंटेनमेंट जोन बनाए, बाकी चीजों को फ्री करे और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के अपने देश की प्रोडक्टिविटी को स्टार्ट करे। और जो किसान, जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने घरों में गए हैं, वहां ऑलरेडी मनरेगा है, तो रूरल मनरेगा के साथ अर्बन मनरेगा स्टार्ट होना चाहिए। उसमें पब्लिक एसेट्स को क्रिएट किया जाना चाहिए। पब्लिक एसेट्स यानी रोड हो गया, कैनल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके पंचायत के भवन्स हो गए, इस तरह की जो है, या और भी बहुत सारे पब्लिक एसेट्स हो सकते हैं, उसको क्रिएट किया जाना चाहिए। तो अर्बन मनरेगा को भी स्टार्ट करने की जरूरत है। रूरल मनरेगा ऑलरेडी इन प्लेस है, वहां इन लोगों को रोजगार मिल सकता है। और जब ये लॉकडाउन को हम लिमिटेड कर देंगे केवल कंटेनमेंट जोन में, बाकी एक्टिविटीज को फ्री करेंगे, रेलवे को धीरे धीरे खोलेंगे, प्लेन्स को धीरे धीरे खोलेंगे, तब जाकर जो है ये लेबर माइग्रेशन फिर से जो है धीरे से धीरे स्टार्ट होगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो फिर जो है वो सप्लाई साइड में ऑलरेडी जो है जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसके साथ एक नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी की भी जो है वो जरूरत है, उसको भी पार्लियामेंट को बनाना चाहिए।
संजय जिलपे जी पूछ रहे हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय है सेंट्रल में, कि उनका डीए 18 महीने के लिए फ्रीज किया गया है, तो उनके लिए कुछ रेमेडी है क्या आप? रेमेडी ये है, भारत सरकार ने तो लगभग मुझे लगता है कि 70-80 हजार करोड़ रुपया तो सरकारी एम्प्लॉय से ही निकाल लिया है, और डीए जो है वो फ्रीज किया, पेंशनर्स का भी फ्रीज किया है, जुलाई 31 2021 तक किया है, एम्प्लॉयज का भी किया है। और मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रपति का भी किया है और एमपीज का भी किया है, एम्प्लॉयज का भी किया है, तो जजेस का भी करना चाहिए सैलरी कट, मेरा ऐसा व्यू है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर फिस्कल स्टिमुलस और अगर दे सरकार, अगर एडिशनल बोरोइंग करके, तो डीए वगैरह जो है वो इतना कम करने की जरूरत नहीं है लंबा। तो सरकार क्योंकि बोरो नहीं करना चाह रही, इसलिए वो जो है, और फिर बिजनेस को तो देना ही है उसको, फिर किसानों को देना है, बाकी सबको देना है, चाहे वो लोन के फॉर्म में दे, तो फिर वो पैसा लाएगी कहां से? तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से ले रही है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अगर खुद ज्यादा बोरोइंग करे और फिर सबके लिए जो है प्रोविजन करे, तो ये डीए जो भी फ्रीज किया, इतना लंबा फ्रीज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 महीने का समझा जा सकता है, पर इतना साल 1.5 साल का जो किया है वो सही नहीं है। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट जनता से जुड़े जो जरूरी मुद्दे हैं उसके ऊपर कभी सुनवाई करती है, कभी डिनाई कर देती है, तो एज ए नागरिक उसके पास क्या राइट्स बचे हैं? वो कोई राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप आर्टिकल 124, 125 से लेकर आगे पढ़ोगे तो आपको 139-40 तक तो आप देखोगे कि कोई मेजर प्रोविजंस नहीं है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट, यानी वो स्टेट नहीं है। हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें आर्टिकल 12 में जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट। और अगर आप आर्टिकल 124 देखते हैं, आप 217 जो हाई कोर्ट्स के हैं वो पोर्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है केवल जजेस को इम्पीच कर सकते हो, लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर उसके काम करने तक, या कोर्ट एज अ इंस्टीट्यूशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो है संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस जो है वो जुडिशरी जो है वो सुनवाई करती है या सुनवाई नहीं करती है। मेरा क्लियर ओपिनियन है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, यानी न्यायपालिका की जवाबदेही के लिए संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। और राइट ऑफ लिटिगेंट्स, यानी हम नागरिक है केवल, लेकिन हम जब लिटिगेंट बनते हैं, यानी जब हम कोर्ट्स में पिटीशन फाइल करते हैं, तो उसके लिए हमारे राइट्स क्या है वो भी देखना। क्योंकि देखिए, आप कंटेम्प्ट का जो पावर 129 का दिया, 129 आर्टिकल में दिया है, इट इज सो इनॉर्मस। अभी उस दिन जो फेमस ज्यूरिस्ट है इंडिया के, फाली नारिमन, उन्होंने कहा कि भाई जो जस्टिस कर्नन का जो इम्पीचमेंट किया गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है वो सूट नहीं करता। इट वॉज अ वेरी एंग्री एंड अ वेरी रॉन्ग इम्पीचमेंट, ऐसा फाली नारिमन ने जो है वो कहा कि इट वॉज अ वेरी एंग्री एंड अ वेरी रॉन्ग इम्पीचमेंट। और जब भी कोई जज या जो जुडिशरी एंग्री हो जाती है तो उसको जजमेंट देने का जो है, जस्टिस करने का जो राइट है वो उसका जो है वो छूट जाता है। और इसलिए जस्टिस कर्नन का जो इम्पीचमेंट था वो गलत था, ऐसा फाली नारिमन जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़े फेमस आर्टिकल में ये कहा है। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन जो है वो नहीं होगा और नेशनल जुडिशियल कमीशन का निर्माण जो है वो नहीं होगा और राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स का प्रोविजन जो है इसके अंदर सेफगार्ड, हमको डर इसलिए है कि हमको कंटेम्प्ट हो जाएगा, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे हमको कंटेम्प्ट हो जाएगा, इसका डर है। अगर कंटेम्प्ट नहीं होगा तो अभी नया मैकेनिज्म है, ऑलरेडी है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है प्रोविजंस में कि कॉस्ट ले डाउन कर सकता है। अभी आप पीआर लेकर चले गए, 50,000 का कॉस्ट लगा लिया, आपके पास 5,000 नहीं है पिटीशन फाइल करने को, आप अपनी पिटीशन नहीं है लोगों की पिटीशन के लिए फाइल कर रहे हो, वो कहता है कि नहीं आपकी पिटीशन क्यों लाए, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, 50,000 का कॉस्ट लगा लिया। तो मैं समझता हूं कि फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो गलत निर्णय देते हैं उसका कॉस्ट भी लगना चाहिए। तो इस तरह के जो बड़े फंडामेंटल सवाल है तो इसके लिए अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का कमीशन जो है वो बनाने की जरूरत है और राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स को लाने की जरूरत है, तब तक इसमें कोई सुधार नहीं आ सकता। अच्छा, प्रकाश चंद जी पूछ रहे हैं, आप कोरोना के आड़ में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, ये कहाँ तक सही है? उनका सवाल है जिसको WHO महामारी बता रही है और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी इस बीमारी का रिकवर रेशो 40 to 45% है, तो ये महामारी हुई कि नहीं हुई? नहीं, महामारी तो ये इसलिए है क्योंकि महामारी इसलिए है क्योंकि पूरे दुनिया में फैली है और अभी लगभग 55 लाख लोग इन्फेक्ट हुए हैं, वो भी एंटीबॉडी टेस्ट के बगैर हम बोल रहे हैं। अगर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए तो शायद इसका आंकड़ा 10 गुना ज़्यादा निकलेगा। कई लोगों को कोरोना हुआ और निकल गया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी।
हमारे बॉडी का खुद इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो एंटीबॉडीज तैयार होती है। कोई भी वायरस आता है, फॉरेन पैथोजन आता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी निर्माण करती है। इसलिए छोटे मोटे वायरस बुखार हमको आता है, हम छोटी सी एक क्रोसिन या कोई 2-3 दिन के लिए वायरल मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज को तैयार करता है। उसके तहत भी बहुत सारे लोग रिकवर हो जाते हैं। जिनको कुछ बीमारियां है या ओल्ड एज में है, उन पर ये ज़्यादा अटैक करता है। तो ये जो रिकवरी रेशियो वगैरह ये जो भारत सरकार बता रही है, वो जो आंकड़े मैनिपुलेटेड है उसको आप ज़्यादा मत देखिए। वो आंकड़ों को देखने का समय नहीं। अभी तो कोरोना भारत में ऊपर आ रहा है। इसका हिसाब किताब तो जब कोरोना जाएगा इंडिया में तब लगेगा। पहले कोरोना यूरोप में गया, यूरोप से अमेरिका गया, अमेरिका से अभी ब्राजील, लैटिन अमेरिका में कोरोना आ रहा है और अफ्रीका में स्प्रेड हो रहा है। तो एक एक कॉन्टिनेंट को कोरोना घेर रहा है। फिर बाद में एशिया है ही इंडिया के माध्यम से। तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स की बात करना मैं समझता हूँ कि ये जगलेरी है। मुझे लगता है ये मोदी सरकार जगलेरी बंद करे, उसको सूट नहीं करता। पर ये पैंडेमिक है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा बात, लॉकडाउन ये इसकी परमानेंट रेमेडी नहीं है। हाँ, टेम्पररी लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन इसकी रेमेडी जो है वो मेडिसिन है और वैक्सीन है। और मेडिसिन को लेकर जो रेमडेसिविर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग जो टेस्ट हुआ है अमेरिका में, उसके बड़े पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हुए हैं। और एंटीवायरल एजेंट्स और एंटीवायरल ड्रग्स को मिलाकर जो है अगर दिया जाए तो कोरोना की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, दुनिया के कई कंट्रीज में भी रेमडेसिविर दिया जा रहा है और अभी फाइनल ट्रायल्स में है। उसके बाद में अगर पूरा क्लियर आ जाता है तो वो आएगा। और वैक्सीन हो सकता है जनवरी के बाद में आएगा। तो 800 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है या नहीं, ये बहुत बड़ा इश्यू है, उस पर हमको सोचने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर में कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में एक बड़ा साइंस का वास्ट विषय है। उस पर कभी वर्ल्ड में जब रिसर्च होगा तो बात करेंगे हम। काफी सारे सवाल आ रहे हैं अब्रॉड से भी। लोग आपका लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं सर। प्लीज वेलकम दोस हु आर फ्रॉम अब्रॉड, दे आर आल्सो वेलकम इन दिस यू सी फेसबुक लाइव शो। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि कोरोना की वजह से एक तरह से दुनिया थम गई है, तो कोरोना के बाद की भी बहुत बड़ी दुनिया आगे बनने वाली है। तो उसको लेकर आपके कुछ सवाल हो तो आप उसको भी लेकर अपने सवाल फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एक सवाल सर वो अयोध्या के मामले को लेकर आ रहा है कि उसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं, बार बार आ रहा है, तो उसमें कुछ रेमेडी है क्या? नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं तो पर्सनल मेरा व्यू है कि धर्म का जो है वो कोई ज़रूरत ही नहीं है दुनिया को। तो इसलिए जो आई डोंट बिलीव कि धर्म के पीछे ज़्यादा जो है वो दिमाग लगाना चाहिए। और जो भी लोग धर्म के पीछे जो भी नेम एंड फॉर्म में रिलीजन होगा उस पर जो ध्यान लगा रहे हैं वो इंसानियत को डिसर्विस कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि रिलीजन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो है आई डू नॉट वांट टू गो पर्टिकुलरली ऐसे समय में जब दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सब लाइफ बचाने की ज़रूरत है और बाद में ये गरीबी, भूखमरी, विषमता इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर मस्जिद या अगर कुछ और एविडेंस मिले, शायद कोई बुद्धिस्ट एविडेंस मिल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी का इशू है, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जिसको लगता है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जिनको लगता है कि यहाँ पर है और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होना चाहिए तो वो फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ किया जा सकता है इसमें, या अभी अप्रोप्रिएट समय कर लें। सर विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड की अकाउंटेबिलिटी को कैसे एश्योर किया जा सकता है, उस ट्रस्ट में कैसे सीएजी हस्तक्षेप कर सकते हैं? वो बनाए इसलिए कि सीएजी ना आए उसमें। तो ऑलरेडी जो है वो 2 फंड ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो रिलीफ फंड और मिटिगेशन फंड है वो ऑलरेडी है इस एक्ट के अंदर में। और फिर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड भी था ऑलरेडी, जो है वो 3 यानी 2 फंड का प्रोविजन इस एक्ट में है। और पीएम रिलीफ फंड ऑलरेडी है। वो ना हो उससे बाहर निकालने के लिए ये बनाया इन्होंने जो है वो। और ये जो है वो ट्रस्ट लॉज में है, ये कोई सीएजी का इसमें रोल नहीं आएगा। हाँ, चैरिटी कमिश्नर से हम बैलेंस शीट वगैरह ले सकते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ होती है तो फिर हम उसको स्पेशली बोल सकते हैं कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये प्रधानमंत्री है क्या है पता नहीं, इनको अभी भी मांग ही रहे पैसा। और अभी मांग के कितना मिल गया? 7,000 करोड़ लगभग मुझे लगता है। और कितना है भारत के 119 जो बिलियनर्स है उनके पास कितना है? 30 लाख करोड़। और मिल कितना गया? 7,000 करोड़। और वो 7,000 करोड़ के लिए लगभग जो है इतना जो है वो ड्रामा किया, तमाशा किया। और ये पीएम केयर फंड बनाया, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी।
ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड था और इस एक्ट में दो फंड थे, उसी में पैसा लेना चाहिए था और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था ताकि सीएजी देख सकती, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो देख लेती थी पार्लियामेंट की जो है वो। तो ये प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता है, ये चोरी करने जैसी बात है ऐसे समय में। मैं तो डायरेक्ट कहूंगा कि ऐसे समय में इनडायरेक्ट तरीके से चोरी करने का ये तरीका है। सर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि गांव में है पार्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह सहायता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उनके पास कुछ रेमेडी है, वो कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल रेमेडी है। पहली बात, जो भी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स है, जो कार्यकर्ता है, जो पर्टिकुलरली ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में है, जिनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो कलेक्टर से बात करे, एसपी से बात करे, बाकी उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहां से डायरेक्ट उनके साथ में बात करे, उनको ईमेल करे, क्योंकि लेटर तो आप भेज नहीं सकते, तो टेलीफोनिक बात करे, जहां फिजिकली जा सकते 5 लोगों से कम वो चाहे, और अपना बाकी मेंटेन करे, मास्क, सैनिटाइजर, बस सोशल डिस्टेंस सब मेंटेन करे, और जनता की कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए जो है वो काम करे। और कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर डेलिबरेटली अगर ये नहीं कर रहा है अगर, तो उसके खिलाफ में इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही प्रोविजन है कि अगर वो रिलीफ को, और रिलीफ यानी केवल ये नहीं कि उनको वहां रख दिया, वैसा नहीं, उनका खाना पीना, सैनिटाइजेशन, मेडिसिन जो भी होगा वो अगर नहीं कर रहा है, या राशनिंग फूड जो भी है, तो उन ऑफिसर्स की कंप्लेंट आप कर सकते हैं और वो ऑफिसर्स के ऊपर में एक्शन का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर में है, तो आप ये काम कर सकते हैं और कृपा करके इसको कीजिए। क्योंकि 25 मार्च से हमने इसीलिए कोशिश किया पीआर डालने की, ताकि क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, हम फिजिकली नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने कोर्ट के माध्यम से ये किया। लेकिन जहां जहां जिलों में ये काम कीजिए, और जो किसान लोग हैं या जो एमएसएमई में वो लोग हैं, जो लोन मिल रहा है वैलिड तौर पर देख लीजिए और लोन्स को लीजिए और अच्छा बिजनेस कीजिए और बाद में धीरे धीरे उसको रिपे कीजिए। ये मौका है अभी भारत की इकोनॉमी को ऊपर लाने का, इम्प्लीमेंट करने का। अच्छा, संजय झिलपे जी पूछ रहे हैं, कोरोना महामारी के आड़ में कुछ राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी राज्य है जिन्होंने श्रम कानून में बदलाव किया है, 8 घंटे के बजाय अभी 12 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, तो ये मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो बिल्कुल है। तो इसमें कुछ रेमेडी है? आप फिर रेमेडी करेंगे अगर कोई गवर्नमेंट अगर मान लीजिए अमेंड करती है लॉ को, तो लॉ को 2 ही तरीके हैं, अगर लॉ को या तो अमेंड किया जाए फिर से अच्छे से, या तो फिर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेकर के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए। प्रिवेलिंग 2 ही रेमेडी है। तो अगर गलत ढंग से अमेंडमेंट किया है थ्रू ऑर्डिनेंस वो गवर्नमेंट्स ने, तो जो है आप उसको कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जब तक पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है, असेंबली इन सेशन नहीं, ये 2 काम किए जा सकते हैं। सागर मोटे जी पूछ रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से अभी गवर्नमेंट के पास भी फंडिंग का कमी है, तो क्या रिलीजियस प्लेस में, जो चाहे कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, अगर उसमें है तो उसको संपत्ति है तो उसको मेरा तो बहुत पहले से भी वो है, और ये तो हमारा ऑफिशियल पॉलिसी की जितने भी रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं किसी भी धर्म के होंगे, उनके पास जो पैसे और संपत्ति है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल एसेट्स हो, तो इसके ऊपर 30 से 40% टैक्स लगा के डायरेक्ट बजट में लेना चाहिए। ये मेरा डायरेक्ट मानना है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के रिलीजियस एंडोमेंट्स के पास 76 लाख करोड़ का गोल्ड है, तो इसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है और उनसे गोल्ड लिया जा सकता है, उनको एक इंटरेस्ट दिया जा सकता है, लोअर इंटरेस्ट रेट का पैसा, और वो गोल्ड को रख के जो है पैसा जो है वो इकोनॉमी में लाया जा सकता है। बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आफ्टर ऑल वेल्थ इज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ वर्ल्ड। जो भी संपत्ति है दुनिया के अंदर, या देश की बात यदि मैं करूँ, वो लोगों की संपत्ति है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत इंजस्टिस है, किया जाना चाहिए। पर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड लगेगा, फिर मैं वही करा होगा उसके बगैर आप नहीं कर सकते। काफी सवाल सिंपली भाई लॉ नहीं कर सकते आप इसको। सवाल कंटिन्यू आ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं हम, जो रिलेवेंट लग रहे हैं हमको वही सवाल ले रहे हैं हम। सर जैसे अभी देखा गया, ये अच्छा सवाल था जो पूछा, आई अप्रिशिएट। आपने ऐसे सवाल जो है मैं अपने तरफ से नहीं बोल सकता था, आपने पूछ लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर अभी देखा गया है कि हेल्थ इंडेक्स में जो कंट्रीज आगे है दुनिया में, उन्होंने इस कोरोना महामारी को अच्छे से टैकल किया है। उन्होंने अपना सोशल, इकोनॉमिक्स की जो हानि है उसको कम होने दिया है। लेकिन अभी इंडिया में देखे तो 564 केस थे जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, और अभी लगभग 1,30,000 के। तो इसमें आप क्या फेल्योर मानते हैं, किसका फेल्योर मानते हैं? देखिए, एक जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस, यानी जैसे आपके यहाँ रिजर्वेशन है या बाकी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है, तो ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ों को माना जाता है कि भाई आपका एजुकेशन कितना है। तो आपकी 100% जनता एजुकेटेड चाहिए, पहला पॉइंट। उस समय का आपका, अगर आप साउथ कोरिया का मॉडल देखते हैं या चाइना का मॉडल देखते हैं जो बाद में कंट्रीज ऊपर आई हैं, या यूरोपियन मॉडल देखते हैं, तो 70% से 96% तक वहां की आबादी हायर एजुकेटेड है। तो पहली बात तो एजुकेशन ने जो रोल प्ले किया है दुनिया के अंदर में, मैं नहीं समझता कि और किसी चीज ने वो रोल प्ले किया है, क्योंकि इंसान को मॉडर्न एजुकेशन से ही समझ करने की जरूरत है क्या। तो वो पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन आपका जो सिटीजन है समझदार होगा कि उसको क्या करने की जरूरत है, बात हो गई। फिर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के तरह या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो बेड्स है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो मेडिकल स्टाफ है, या जो आपकी मेडिसिन है, या जो इंस्ट्रूमेंट्स है, या जो मेडिकल साइंसेस में कॉलेजेस है, या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है, या रिसर्च है, और इसके साथ में जैसे मेडिसिन के साथ वैक्सीन और ये तमाम चीजों का रिसर्च है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी, एपिडेमोलॉजी के अंदर में जो रिसर्चेस है, जेनेटिक साइंसेस में जो रिसर्चेस है, वो कैसी है, उस केयर सिस्टम जो है वो डिसाइड होगा। और ऑफ कोर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका हो सकती है, उसको निगेट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है हाउसिंग, यानी आपके घर, अभी आप देखिए घर अभी धारावी जैसी प्लेस में बॉम्बे के अंदर क्यों फैल रहा है, क्योंकि बॉम्बे में जितने स्लम्स है वो हॉटस्पॉट है। जो आपने इंसान को 600 स्क्वायर फीट के अंदर, 350 स्क्वायर फीट के अंदर 10-10, 12-12 इंसान को रहने के लिए मजबूर कर दिया, आपके पास हाउसिंग ही नहीं दिया उनको। तो मैं समझता हूं उसकी वजह से भी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका हेल्थ है, वो अफेक्ट होता है। और कम्युनिकेबल डिसीज में अभी भी भारत में 2,30,000 केसेस होती है हर महीने में। इतने लोग भारत में जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, टाइफॉइड है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, मीसल्स है, कॉलेरा है, इससे डेथ होती है। अभी तो कोरोना से उतना 1 महीने में डेथ भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। भारत में हर 3-4 लोगों में एक व्यक्ति को जो है अपनी पूरी डेब्ट्स को, अपनी एसेट्स को बेचकर अपने मेडिकल बिल को चुकाना पड़ता है, ये कंडीशन है। यानी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी जो है वो अभी तक हमने ठीक से डेवलप नहीं किया गया है। चीप मेडिकल जो हमको असिस्टेंस मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, या जैसे अभी हो गया, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है आना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाना चाहिए। ये चीजें जो है हमारे देश में इसमें कमी है। तो फिर एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, यानी रिजर्वेशन जो है उसको एक्सपांड करने की जरूरत है, में अफर्मेटिव एक्शन लाने की जरूरत है। ये अगर 5 पॉलिसीज अगर हो तो आपका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा वो कंट्री जो है इफेक्टिव वे में किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकती है। केवल एपिडेमिक या पैंडेमिक को ही नहीं, किसी और चैलेंज को भी वो अच्छे से जो है वो टैकल कर सकती है। और इसलिए हम देख रहे हैं साउथ कोरिया जैसा देश जो है एशिया में है, चाइना खुद है जहां से ये इमर्ज हुआ, उन्होंने ज्यादा अच्छे से इसको टैकल कर लिया। ताइवान जैसी जो छोटी कंट्री है, थाईलैंड है, ये जो है अच्छे से टैकल कर रही है। और यूरोप की कंट्रीज में भी इतना फैटेलिटी आने के बाद भी वो इसको अच्छा टैकल कर ले रही है। तो मैं समझता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन स्किल्स यानी टैलेंट कितना है आपके पास में, हायर एजुकेशन एंड टैलेंट कितना है और स्किल्स कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जब जिस भी देश में होगा वो बाकी आपदा को अच्छे से जो है वो टैकल कर सकते हैं। जिन देशों में ये नहीं होगा वो देश जो है वो इसको टैकल नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत अभी कल परसों में पहले 10 नंबर में आ जाएगा वर्ल्ड में, और आगे मेरा अनुमान है कि जितना ऊपर जाएगा वो तो समय बताएगा। तो इसलिए भारत सरकार को अपने आंकड़ों का बहुत हेरफेर नहीं करना चाहिए और चुपचाप जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए, काम करते हुए इसको खत्म करने पर सोचना चाहिए साइंटिफिकली। ओके, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसके ऊपर सवाल आया है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर सर ने ऑलरेडी उसका विश्लेषण कर चुके हैं।
आप हमारे यूट्यूब चैनल इनलाइटेड इंडिया में जाके उसका पूरा वीडियो दे सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी आप अगर जाएंगे तो 8-10 पोस्ट के नीचे वो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। ट्विटर में छोटे ट्वीट्स डाले हैं इसके ऊपर में उसका तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें हम रिपीटेशन में नहीं जाएंगे। सर इसमें एक और बात हमने देखी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कंट्री या जिस कंट्री के लीडर थोड़ी ज्यादा समझ रखते हैं, उन्होंने इस महामारी को अपने अच्छे से संभाल के रखा है। तो लेकिन वो भारत में हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी आप दुनिया को किस तरह के नए लीडरशिप के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, या कैसी लीडरशिप होना चाहिए? अभी जो दुनिया में लीडरशिप है, चाहे जो भी लेवल की हो, उनको जब तक साइंस एंड नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, यानी साइंस टेक्नोलॉजी का और जो वर्ल्ड के जो वेरियस नॉलेजेस है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस का नॉलेज हो, जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज हो, चाहे फिर वो ह्यूमन राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटरनेशनल लॉ का, जो वेरियस इंटरनेशनल लॉ उसका नॉलेज हो, या देश के अंदर में फिर जो डोमेस्टिक इश्यूज है उनका नॉलेज हो, जब तक ये नहीं होगा, यानी साइंस एंड नॉलेज यानी ज्ञान विज्ञान जिस नेतृत्व में नहीं होगा और मानवता नहीं होगी, तो वो लीडरशिप जो है वो किसी न किसी क्रूशियल स्टेप पर आकर उससे मिस्टेक ज़्यादा होने की संभावना है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया का सबसे लीडिंग कंट्री है, जिस कंट्री में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उनको समझ नहीं है, लेकिन उसके लीडर ने इसके साथ जो किया उसको इसकी समझ कम है, और उसमें अपनी डोमेस्टिक इलेक्शन ईयर में वो ये तमाम जो है नमस्ते ट्रंप करने अहमदाबाद आकर ये काम करते रहे, तो हम देख रहे हैं कि उसको भुगतना पड़ा। अमेरिका को वो जो है फैटेलिटी रेशो ज़्यादा है। वही हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो काम 1 या 2 फरवरी से उन्हें करना चाहिए था एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो ना करते हुए वो भी ये कामों में लगे रहे, तो हम देखें कि इंडिया को इस स्टेज में हमको भुगतना पड़ रहा है। तो जब तक साइंस एंड नॉलेज ये लीडरशिप में डेवलपमेंट नहीं होगा और ह्यूमैनिटी, तब तक के जो है हमारा आगे का जो न्यू वर्ल्ड बनाने की जो संकल्पना है, नए तरह की जो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स है, उसको टैकल करना मुश्किल जाएगा। केवल डेमोक्रेसी से, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ये होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी और साइंटिफिक लॉस की समझ की जरूरत पड़ेगी। सर कुछ सवाल आ ही रहे हमारे पास में, अगर उसमें से कुछ हमें रिलेवेंट सवाल लगते हैं तो हम जरूर पूछेंगे। आप अपने सवाल दर्शकों से मैं विनती करना चाहूंगा कि अपने सवाल आप कंटिन्यू पूछते रहिए, टाइप करते रहिए कमेंट्स में। अगर उस सवाल में साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर या कुछ देश दुनिया को नया विजन अगर सर के आंसर से मिल सकता है, अगर इस तरह के सवाल रहते हैं तो मैं जरूर आपका सवाल लूंगा इसमें। सर इस कड़ी में आगे जाते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आर्थिक पैकेज और सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों ने कम से कम 250 के लगभग पैकेज दिए हैं अपने अपने कंट्रीज में, और उसमें से देखा गया है कि 30% के ऊपर जो पैकेज है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के है। लेकिन इंडिया में यहाँ के इकोनॉमिस्ट बोलते रह गए, विपक्षी पार्टियां बोलते रहे, इवन आपने भी इसको काफी पहले से बोला कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना चाहिए ताकि ये मजदूर या गरीब लोग हैं उनका ये जो पलायन है इधर के उधर ये कुछ हद तक रुक सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसने ऊपर सीरियसली नहीं सोचा है, तो गवर्नमेंट किस तरह की आर्थिक नीतियों पे काम कर रही है? ये गवर्नमेंट, फिर इसको मैं कहता हूँ कि ये कास्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी ये जो है गरीबी को बढ़ाने की, विषमता को बढ़ाने की इकोनॉमी है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। दुनिया की 30% जो टोटल पैकेजेस है वो जो है लगभग कैश ट्रांसफर में, जापान ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, अमेरिका दे रहा है, यूरोप की कई कंट्रीज ने दिया। तो जो है ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रिया कंट्री के नागरिक ये कहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया का रिपोर्ट देखें कि हमारे सरकार ने हमको इतना दिया है बोले 3 महीने के लिए कि हमको बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि हम क्या बोले अपने गवर्नमेंट के खिलाफ में। और भारत के अंदर में ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं है, आप 4-5 हजार रुपया जो है वो दे सकते थे 100 करोड़ लोगों को। आपको 4-5 लाख करोड़ आता है ज्यादा से ज्यादा, ये 20 लाख करोड़ में आप 4-5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे देते। 15 लाख करोड़ का जो है बाकी वे में लोन्स और लिक्विडिटी के रूप में जो है या असिस्टेंस के रूप में जो है आप दे सकते थे। यू कुड हैव गिवन, यू सी, इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट इफ यू डोंट वांट टू गिव, दैट शोज दैट यू डू नॉट वांट टू यू सी गिव इमीडिएट रिलीफ टू द पीपल, टू रिमूव द पॉवर्टी, टू यू सी रिमूव द डिस्ट्रेस, to remove the inequality, and to ensure that you see population of India, all citizens of India grow in a proper manner. So therefore this policy, I would say, is a policy of caste capitalism, it is a policy of injustice, and it is a policy of inequality and inhumanity. ये मोदी सरकार की ये नीति के लिए उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ
कि मैं तो इस क्लियर व्यू का हूं कि आपको हर नागरिक को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना चाहिए। और यह अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी थी, जो हमने लोकसभा 2019 का जो हमने अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट नीति अभिवचन डिक्लेयर किया था, उसमें हमारी ये क्लियर पॉलिसी थी कि कम से कम 2000 रुपया जो है महीने का जो है हर भारत के नागरिक को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जा सकता है। तो मेरा तो ये मानना है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी एपीआई की, कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारत के 138 करोड़ लोगों को जितना भी कैलकुलेशन मिनिमम आएगा वो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। 2000 रुपए तक का मोटे तौर पे कैलकुलेशन वो आ सकता है। अगर नया जीडीपी का कैलकुलेशन माइनस से ऊपर में आएगा 4-5% में, तो या कैलकुलेशन कम होगा तो कम 1000 तक आएगा, लेकिन हर नागरिक को हर महीने दिया जाना चाहिए। और ऐसी यदि आपदा आती है तो 1% डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। आखिरी आप लोन भी बोलोगे तो भी वो जो है वो लोन लेगा, फिर आपको इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट किसको देगा? फिर से आप बैंक्स को इंटरेस्ट देगा, फिर जो है वो आरबीआई को इंटरेस्ट जाएगा, फिर गवर्नमेंट को जो है बोरिंग करके जो है वो इंटरेस्ट में उसका एडजस्टमेंट होगा। तो मैं ये समझता हूं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 1% तक देना ये बहुत अच्छी नीति है। और ये केवल एक मानवतावादी नीति नहीं, ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट नीति है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड को इमीडिएट पुश करती है। और एग्रीगेट डिमांड अगर पुश हुआ तो सप्लाई ऑलरेडी जो है वो पुश होता है, और उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, तो फिर रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 4 तक भारत सरकार आ गई है, और उसके बाद में भी कभी थाली बजाओ, कभी विमान से फूल बरसाओ, इस तरह की जो बातें कर रही है। लेकिन मेडिसिन, वैक्सीन या पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इस पर गवर्नमेंट का फोकस कम दिख रहा है। तो गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को देश को बचाना है तो किस तरह की पॉलिसी पे काम करना चाहिए? पॉलिसीज तो बहुत सारी है। आप कहेंगे तो पूरे ही भारत के ऑर्डर को, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। तो मैं ये कहूँगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता तो मेरे 5 पिलर्स होते थे। तो मैं उस दिन भी कहा था कि मेरा पहला पिलर होता, और आत्मनिर्भर भारत एक न्याय व्यवस्था दुनिया की जो हो, जिसको फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड हम कहते हैं या जस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड कहते हैं, उसके अंदर होगा, अकेले नहीं हो सकता। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये मेरा पहला पिलर होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पहली क्लास से पढ़ाने की ज़रूरत है भारत के अंदर में। कितना पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, वो सिलेबस बनाने का रोल है, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाना चाहिए, और थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी पढ़ाया जाना चाहिए उसको। अभी तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रैक्टिकल लैब में जाना है, कंप्यूटर मॉडल से भी आप एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ा सकते हो। तो इसलिए जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और सबसे ज़्यादा हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो ध्यान है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके इनोवेशन पे, R&D के ऊपर होना चाहिए। इस पे हमारा हायर एजुकेशन और स्किल्स का बहुत फोकस होना चाहिए। फिर वो वेरियस फील्ड में हो, लाइफ साइंसेस में हो, फिर फिजिक्स के वेरियस फील्ड में हो, केमिस्ट्री में हो, फिर एस्ट्रोनॉमी के अंदर में हो, एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, उसमें हो सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये पहला पिलर होना चाहिए। दूसरा पिलर, हमारा देश का दूसरा पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज एंड मेजर्स, ये 5 चीजें जब तक नहीं होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं होगा। और ह्यूमन टैलेंट, जितना हायर एजुकेशन स्किल्स जब तक नहीं होगा, जिसको टेंजिबल कैपिटल कहा जाता है, वो आपका डेवलप नहीं होगा। तब तक आप जो डेवलप्ड नेशन बनने की जो संकल्पना है वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी, एक ह्यूमैनिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक इकोनॉमी की जरूरत है, जो आपके लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों हो, जो इंटरनल डिमांड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दोनों हो। ये तीसरा पिलर होना चाहिए। चौथा होना चाहिए ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस। यानी आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस को ठीक करने के लिए जितने पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स की जरूरत है, दोज अमेंडमेंट्स यू शुड ब्रिंग वेरी वेरी प्रोएक्टिवली, वेरी पॉजिटिवली, और बहुत जल्दी लाकर उसको ठीक करना चाहिए। अब देखिए ना, आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई रेमेडी नहीं रही, आपके सारे लॉस सस्पेंड हो गए हैं। तो इतना आर्बिट्ररी पावर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का अगर कोई एक लॉ देता है, पार्लियामेंट उसको बनाता है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसके चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, तो एक प्राइम मिनिस्टर, कोई जो है अभी
सारे पावर्स जो है असर करके बैठे हुए हैं। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके डीएम से भी बहुत सारे काम करवा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जो है, इसके लिए जितने अमेंडमेंट्स की जरूरत है या प्रोग्रेसिव लॉज बनाने की और पॉलिसीज बनाने की जरूरत है वो करना चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस न्याय की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूएन के स्तर पे, डब्ल्यूएचओ के स्तर पर अच्छी बने, उसके लिए मेजर अमेंडमेंट्स और रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और आखिरी में जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी का फोकस केवल जीडीपी ना हो, सस्टेनेबिलिटी भी उसका जो है वो फोकस होना चाहिए। यानी केवल पैसा बन रहा है और पैसा बहुत बढ़ रहा है, यही फोकस नहीं है। उसके साथ हम पर्यावरण के साथ और आने वाली पीढ़ी को कैसा हम अपन ट्रांसफर करके जा रहे हैं, कैसी दुनिया हम देके जा रहे हैं, इसका जो है वो मॉडलिंग होना चाहिए। और ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड कॉपरेशन होना चाहिए। ये 5 पिलर्स जो है यदि होते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत और दुनिया में बहुत बड़ा जो है बदलाव आ सकता है। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट करती है कॉस्मोस में, जैसे वायरस हमें नहीं दिखते, बैक्टीरिया हमें नहीं दिखते हैं, ये सूरज से लेके हमें रोशनी कैसी आती है, हमारी गैलेक्सी कैसी फंक्शन करती है, इसकी क्या लॉज है, ये हमें दिखते नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी साइंस में प्रूव हुए। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एक्सपेरिमेंट से देखना पड़ेगा, उस पर शोध करना पड़ेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग से अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छे ढंग से जो है हम लोग जो है वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। और मैंने ऑलरेडी 5 पिलर्स में ये बात कही, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। अगर ये तमाम चीज़ की जाए और धर्म और विचारधाराओं का जो पागलपन हमने जो लाया है, विज्ञान की समस्या और ज्ञान की समस्या, अगर इंसान ऊपर आए, इंसानियत ऊपर आए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट। सर, विवेक कुमार जी पूछ रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट की प्राइस को उचित लेवल तक ले जाने के लिए सरकार को किस नीति पर काम करना चाहिए? एग्रीकल्चरल, एक तो जो ये जो लॉज है, एपीएमसी लॉज है, उसको जो है तो अमेंड करने की जरूरत है। एग्रीकल्चरल प्राइसिंग को जो है तो सपोर्ट प्राइस मिनिमम गवर्नमेंट ने जरूर देना चाहिए। और अगर एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसको फ्री करना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा पैसा मिल सके। और बीच का जो इंटरमीडिएटरीज है, जो ब्रोकरेज है, उसको कम करना चाहिए। और हमको एक थर्ड जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, जो जेनेटिकली इनेबल्ड जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए। जो फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, अब हमको एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, यमलेश जी पूछ रहे थे कि डब्ल्यूएचओ पे जो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का चयन हुआ है, तो उनका एज ए हेल्थ मिनिस्टर, प्रौद्योगिकी मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने देश में उसके ऊपर कम काम किया है और उन्होंने अपना जो सोल्यूशन है वो धर्मों में ढूंढा है। तो ऐसे व्यक्ति के चयन पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे व्यक्ति को तो मुझे ऐसा लगता है रिजाइन कर देना चाहिए था। जो है इनके लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगाओ, गुजरात में और तमिलनाडु में क्यों नहीं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि कोरोना को हैंडल करने में हर्षवर्धन जी सबसे बड़ा आपका फेलियर है कि आपको पता नहीं, डॉक्टर लिखते हैं लेकिन आपको वायरसेस कैसे फंक्शन करते हैं और कितना डेडली हो सकते हैं इसकी समझ नहीं। जो काम आपको 1 फरवरी से करना था वो काम आप 24 मार्च तक रुके रहे। तो अभी चलो, आपको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत और डब्ल्यूएचओ के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको मौका मिल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यू आर अ फिट पर्सन टू डू ऑल दिस जॉब। तो अगर आप सही में एक साइंटिफिक माइंड होते तो आपने नरेंद्र मोदी को पहले कंपेल किया होता, गाइड किया होता कि हमको ये स्टेप्स लेने की जरूरत है, वो 1 फरवरी से किया होता आपने। या आप ज्यादा अच्छे साइंटिफिक व्यू के होते तो जब वुहान में नवंबर में हुआ तब आप प्रोएक्टिव वे में डब्ल्यूएचओ को एंगेज करते थे और बोलते थे कि ये चीजों पर ध्यान दो और बताओ दुनिया को। तो मुझे नहीं लगता कि यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू डू दिस जॉब। लेकिन अब रूल है, रूल के तहत आप बन गए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। यही तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में कभी कभी बोलना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल इंसान है, इलेक्ट होके जाता है, लेकिन हर आदमी जो इलेक्ट होके जाता है वो काम करने लायक होता है, मान लेना। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मिथ है, मुझे लगता है। अपूर्वा मंडल जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज से समथिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस ऑफ बहुजन्स। नहीं, why do you want to again entangle all these things in Bahujans? In economics is not about any community or creed, my dear. Economics is a science which is applicable for all humanity. तो economics में आपको economics को डीप में अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 फील्ड है, उसको पढ़ना चाहिए।
मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसको पढ़ना चाहिए। फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनांस, इसको पढ़ना चाहिए। ये मैंने 6 चीज़ें आपको कही, फिर रिपीट करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनांस, इसको पढ़ना चाहिए। फिर इसके अंदर में जब आप डीप में जाएंगे तो इकोनॉमिक थ्योरीज जो मॉडल्स है, कैपिटलिज्म के जो वेरियस मॉडल्स है उसको पढ़ना चाहिए। सोशलिज्म कम्युनिज्म के जो वेरियस मॉडल्स हैं उसको पढ़ना चाहिए। और इसमें से एक मानवतावादी और प्रैग्मेटिक क्या मॉडल हो सकता है उसको जो है वो ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ये हो गई सारी की सारी बातें। जहाँ तक आपने फिनेंशियल लिटरेसी की बात की, तो फिनेंशियल लिटरेसी के अंदर में पैसा कैसा फंक्शन करता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ गोल्ड, फिर स्टॉक्स के अंदर में पैसा कैसा बढ़ता है, कैसा कम होता है, बैंकिंग इंटरेस्ट के साथ इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, ये तमाम चीज़ों को अलग से पढ़ने की फिनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। फिर कहूँगा कि इकोनॉमिक्स इज अप्लीकेबल टू होल ह्यूमैनिटी, ऑल द कंट्रीज एंड द स्टेट। फिर कोई कम्युनिटी क्रीड में उसको बांधने की कोशिश ना करे, अदरवाइज फिर गलती हो जाएगी। सर, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करें तो चाइना और अमेरिका में जो अभी तनाव चल रहा है, ये जो बड़ा तनाव चल रहा है, तो ये किस तरह का नया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बन रहा है अभी दुनिया में? एक तनाव यदि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोरोना वायरस के लिए है तो मैं समझता हूँ कि जायज़ है। वहाँ तक तो ये जायज़ होना चाहिए कि भाई कोई भी कंट्री हो, चाहे स्टेट हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, अगर ये वायरसेस के ओरिजिन और स्प्रेड के लिए अगर वो डिलिबरेटली उनका रोल है और रिस्पॉन्सिबल है तो इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उसका रिपेरेशन हो, यानी वो पैसा रिकवर किया जाए एक फेयर माध्यम से और वो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रॉपर ढंग से, और जो जनता अफेक्ट हुई है पूरी वहाँ तक उन तक पहुँचे, केवल सरकारों तक नहीं। इसके लिए यदि है तो मैं समझता हूँ फेयर है, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है। फिर वही पागलपन में चाइना अमेरिका जा रहा है और इंडिया भी उसमें प्ले कर रहा है। ये कि सुपर पावर कौन होगा, ग्लोबल पावर कौन होगा। तो चाइना और अमेरिका में कंपटीशन है। तो अमेरिका का $21 ट्रिलियन समथिंग जो है, अभी $22 ट्रिलियन का जीडीपी टच हो गया था। चाइना का जो है 13 पॉइंट समथिंग 14 को टच हो रहा था। अब चाइना ये चाहता है कि भाई जीडीपी में अमेरिका से आगे निकल जाए और फिर मिलिट्री पावर में जो है वो अमेरिका से सुपरसीड करे। अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरह से मेरी जो सुप्रीमेसी है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच का जियोपॉलिटिक्स है और मैं समझता हूँ इंडिया इसमें सोचता है कि भाई हम किसकी पार्टनरशिप कर ले, तो हम अमेरिका की पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि पड़ोस में चाइना हमको थ्रेट है, पाकिस्तान हमको थ्रेट है। देखिए, ये इंसान की फैलेसी है, ये इंसान का जो है वो डम्बिटनेस है, ये क्रेडुलसनेस है इंसान का कि जो है हम अमेरिका चाइना आपस में दुश्मन मान रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना हम दुश्मन मान रहे हैं। अरे इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है। आपका वायरस अभी फिलहाल में सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान को बचाने के लिए, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैं इसको एग्री करता हूँ कि जो भी कंट्री इसके ओरिजिन और स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। वहाँ तक दुनिया की कंट्रीज ने प्रेशर लाना चाहिए, लेकिन इस बहाने फिर वन अपमैनशिप हो, फिर ब्रिंकमैनशिप हो और फिर जो है वो जियोपॉलिटिक्स हो, पावर पॉलिटिक्स हो, सुपर पावर बनने के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे कोई फायदा नहीं होगा। ना तो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल परफेक्ट है, ना तो कम्युनिज्म का मॉडल परफेक्ट है। दोनों ही मॉडल में मेजर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। दुनिया को एक नए जो है वो वैज्ञानिक और मानवतावादी मॉडल की जरूरत है। इसलिए ना चाइना की हठधर्मिता ठीक है और ना ही अमेरिका की हठधर्मिता ठीक है। सर, अभी काफी दिनों से आपके नाम से जो पेज है धीमान विजय मानकर, उसमें काफी पोस्ट हमने कॉस्मो ह्यूमैनिज्म से रिलेटेड देखी है। तो उसमें से एक पोस्ट ऐसी थी सर कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान ही रहूंगा, मैं एक स्वतंत्र विचारक हूँ जो विज्ञान, प्रकृति, इंसानियत और दुनिया को खोजना चाहता हूँ, मैं कॉस्मो ह्यूमनिस्ट हूँ। यह जो आप बात कह रहे हैं, ये बात सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुई थी, काफी जगह स्प्रेड हुई थी, काफी लोगों ने लाइक किया था, कमेंट्स किया था। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताना चाहेंगे सर आप? मैंने जो कुछ बोलना है वो मैंने इस किताब में लिख दिया है। वैसे तो देखा जाए जिनको इंग्लिश थोड़ी भी आती है वो कॉस्मो ह्यूमनिज्म का मेरा बुक पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत पढ़ाई के बाद और बहुत संशोधन और खोज के बाद जो लिखना था वो मैंने पहले वॉल्यूम में लिखा है। आगे भी मेरे वॉल्यूम्स आएंगे। मेरा ये सिंपल मानना है
कि कॉस्मोस जो है वो एग्जिस्टेंस में है, नेचर जो है वो एग्जिस्टेंस में है। हम एज अ इंसान होमोसेपियन करके जो है वो इवॉल्व हुए हैं। लाइफ जो है वो केमिस्ट्री है, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है। यदि सूरज और धरती का डिस्टेंस अप्रोप्रिएट नहीं होता, या धरती बहुत ज़्यादा दूर होती तो भी लाइफ नहीं होती, धरती सूरज के बहुत करीब होती तो भी जो है वो लाइफ नहीं होती। यदि अगर फिजिक्स के या बाकी जो लॉज है वो अगर एक्ट नहीं करते तो भी जो है वो लाइफ नहीं होती। अगर ये जितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या जितने भी मिनरल्स है वो ये एस्ट्रॉइड्स में नहीं होते, कॉमेट्स में नहीं होते, प्लैनेट्स में यदि नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि आपका केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं होता था। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि प्रकृति में, कॉस्मोस में, इस धरती पर हम एज ए होमोसेपियन जो है वो इवॉल्व हुए हैं और हम नेचर है, हम नेचर का पार्ट है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इंसान हैं और हमें इंसान रहना चाहिए। हम जब पैदा होते हैं, जब भी हम इस दुनिया में आते हैं, तो हम एज अ होमोसेपियन आते हैं। हमको प्रकृति ने पैदा किया एज अ इंसान करके, कोई XYZ धर्म का व्यक्ति करके जो है वो पैदा नहीं किया। ये उसका पहला पार्ट है। दूसरा, मैं एक फ्री थिंकर हूँ, मैं किसी को आइडियल नहीं मानता हूँ। दुनिया में जितना अच्छा थॉट है, जो अच्छे रिसर्च हुए, उसमें क्या अच्छी बातें हैं, उसमें शॉर्टकमिंग्स क्या है और उसमें आगे का क्या संशोधन होना चाहिए, इस अप्रोच को जो है वो मैं मानता हूँ। इस लिहाज से मैं एक ओरिजिनल थिंकर हूँ, एक फ्री थिंकर हूँ, एक साइंटिफिक थिंकर हूँ। और कॉस्मोस में, नेचर में और दुनिया के अंदर जो नॉलेज है या दुनिया के अंदर जो सिस्टम है, उसमें क्या रिसर्च होना चाहिए, क्या इवोल्यूशन होना चाहिए, क्या प्रोग्रेस होना चाहिए, ये मेरा ओरिजिनल कंसर्न है। उस लिहाज से मैं किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानता, मैं किसी फिलॉसफी को नहीं मानता, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जो है वो साइंस, नेचर एंड ह्यूमैनिटी को जो है वो कंसिडर करता हूँ, क्योंकि यही एग्जिस्टेंस का जो है वो सत्य है। ये दूसरा पार्ट है। और कॉस्मो ह्यूमैनिस्ट, क्योंकि कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी मैनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, यानी जो कॉस्मोस है, सृष्टि है, प्रकृति है और हमारी दुनिया है, इसके जो कई लॉज हैं और इसमें से जो कई सॉल्यूशंस है, ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का बेसिस है। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है साइंस एंड नॉलेज, साइंस एंड सॉल्यूशंस, यानी ज्ञान, विज्ञान और समाधान। ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का बड़ा इसेंशियल एस्पेक्ट है। और तीसरा, अगर सिंपल कहो तो साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, यानी विज्ञान, सत्य, मानवता और बाकी जितनी जीव सृष्टि है, जो लाइफ है, एनिमेट एंड इनएनिमेट वर्ल्ड है, वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का पार्ट है। ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा इन्वेंशन है और मैं इसका जो है वो प्रोपाउंडर हूँ और इसीलिए मैंने अपने आप को कॉस्मो ह्यूमैनिस्ट बोला है। वो पोस्ट का ये सिंपल मीनिंग था। जिसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है वो अमेज़ॉन से ये उस बुक को खरीद कर जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है जो भी लिखना है और आगे भी मैं लिखते रहूँगा। अभी मैंने ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स डेवलप किए कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के, तो जब उचित समय आएगा, जब कोरोना से हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का ट्रेनिंग भी जो है मैं दूंगा। उसमें मैंने अपने कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के शोध से कई मॉडल्स जो है डेवलप किए हैं दुनिया के लिए, वो मैं पढ़ाऊंगा लोगों को। सर, ऐसा है कि 70,000 सालों में इंसान यहाँ तक आया है, तो उसमें आप कहते हैं कि प्रमुखता औद्योगिक और विज्ञान का सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है। लेकिन इस बात को कहते कहते फिर ये जो दूसरा एंगल है कि लोग कहते हैं कि धर्म और उसके संस्थापकों ने इसको बनाने में उसका बड़ा मेजर रोल है। तो फ्यूचर में कौन आउटडेटेड हो जाएगा और कौन आगे जाएगा, इसमें आप कैसे देखते हैं? जिसने साइंस को पढ़ा है वो रिलीजन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है कॉस्मोस और नेचर, और रिलीजन सिर्फ ह्यूमन माइंड की आइडिया है। और यदि कोई भी रिलीजन हो, मैं नाम लेते हुए कहूँगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि साइंटिफिक लॉज पे अगर रिलीजन्स को देखा जाए तो वो 90% फैलिशियस है, यानी आपको जो है उसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं मिलेगी। अरे धर्मों को तो अपनी कंट्री की ज्योग्राफी की बाउंड्री नहीं मालूम थी, इनको कॉस्मोस का कहाँ से डिटेल मालूम हो गया, इनको एटम का डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम था, स्पीड ऑफ लाइट का जो है वो उनको कैलकुलेशन नहीं मालूम था, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं मालूम थी, बिग बैंग का कैसा फिनोमिना ये नहीं मालूम था, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं मालूम थे, रिलेटिविटी नहीं मालूम थी, इनको साइंस स्पेस टाइम का जो है वो थ्योरीज नहीं मालूम थी, उसके फंक्शंस नहीं मालूम थे।
तो मैं समझता हूँ कि अगर साइंस को इतनी रिलीजन को इतनी मालूम होती तो आज कोई भी धर्म का आदमी एक मेडिसिन और वैक्सीन नहीं बना सकता कोरोना का। मैं सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि अगर रिलीजन को इतनी चीज मालूम है तो एक वैक्सीन और मेडिसिन बनाकर दिखा दे तो जो है हम मान जाएंगे कि रिलीजन को कुछ भी आता है। तो रिलीजन के जितने फाउंडर्स है या रिलीजन के जितने थियरीज है, बिना नाम लिए मैं कहूंगा, दो तरह के रिलीजन है, एक गॉड के नाम में रिलीजन है, एक मैन के नाम में रिलीजन है। दोनों तरह के रिलीजन्स को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें साइंस दूर दूर तक हमें नजर नहीं आता। मेरा क्लियर मानना है कि इंसान को धर्म की जरूरत नहीं, इंसान को विज्ञान की जरूरत है। धर्म उसका व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है, उसको रखना नहीं रखना उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसका इंडिविजुअल फ्रीडम है। लेकिन मेरे लिहाज से कि इंसानियत को जो है वो विज्ञान की जरूरत है, दुनिया को विज्ञान की जरूरत है। और विज्ञान से और ज्ञान से और विज्ञान और समाधान से ही मानवता का उद्धार होगा, दुनिया का उद्धार होगा, धर्म से नहीं होगा, चाहे वो कोई भी नाम का हो, कोई भी फॉर्म का। सर एमएलए वंजारी जी पूछ रहे हैं कि सर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे भी विचार रखें, क्योंकि लाखों लोग जो है देश में आपको एज ए पॉलिटिकल लीडर आइडियल मानते हैं, तो उसको लेकर आप अपने विचार रखें। आपका जो भी आप कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे कर रहे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इस पर आप अपने विचार रखें। तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तो पूरे देश में कम से कम 20-22 स्टेट्स में हमारा है। उसको हमको अभी हमने ABC ऐसे 3 पार्लियामेंट्स को क्लासिफाई किया। A यानी वो पार्लियामेंट जिसको हम जीतना चाहते हैं, B यानी वो पार्लियामेंट जिसको हम सीरियसली लड़के जीतने की संभावना है, जीत भी सकते हैं या नहीं भी, C यानी सिर्फ हम अपने डेटा स्टेटिस्टिक्स के लिए उसको लड़ेंगे। तो A के अंदर में जो सेक्टर और बूथ तक के जो फॉर्मूला दिया है उस पर हमको ज़्यादा काम करना चाहिए। जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का क्लियर होना चाहिए, लीडरशिप पोजीशन लेना चाहिए, अपनी पार्लियामेंट को तैयार करना चाहिए बूथ सेक्टर तक। जो विधानसभा लड़ना चाहिए क्लियर पोजीशन है, बूथ सेक्टर तक तैयार करना चाहिए, अपना थोड़ा पैसा सेव करना चाहिए, थोड़ा कलेक्शन करके लड़ने की तैयारी करना चाहिए। ये हो गया ABC का क्लासिफिकेशन, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो API का जो है वो, और इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इसमें नेशनल कमेटी से लेकर जो है स्टेट कमेटी से लेकर जो जिला कमेटी तक है और गांव कमेटी तक जो है वो बिल्डअप करने की ज़रूरत है। सिर्फ मानवता के आधार पर जो है हमको ध्यान देना है। जो भारत के नागरिक हैं उनको हम जो है इसमें चीज़ों को समझाकर जो API जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर बेस्ड है, और कॉस्मो ह्यूमनिज्म में भी सभी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बोलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूमन राइट्स है और अम्बेडकरिज्म की कुछ बातें हैं, उसको लेकर जो है एक्सप्लेन करना चाहिए। और उसको एक्सप्लेन करके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से बिल्डअप करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट हो या इलेक्शन का पार्ट हो, तो दोनों को करना चाहिए और जनता के लिए जो है वो काम करना चाहिए। जैसे जैसे कोरोना से फ्री होंगे तब वो ज़्यादा अच्छा फिजिकल लेवल पे करें, तब तक जो है जितना लोगों में जा सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, मास्क को नहीं भूलना है, सैनिटाइजर को नहीं भूलना है, हैंड वॉशिंग सैनिटाइजेशन को नहीं भूलना है, 2 मीटर 6.5 फीट की 6.5 गज की दूरी को नहीं भूलना है, और अपने आप को हेल्दी रखना है कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करके। ये करते हुए और अच्छी नींद लेना है और ठीक ठाक खाना खाना है। ये करते हुए जो है आप अपने फील्ड को कवर कर सकते हैं। और जैसे देश में ये फ्रीडम आएगा ट्रेनों का और रोड्स का, तो मैं भी आप लोगों के बीच में आऊँगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि थोड़ा लंबा समय लगेगा क्योंकि अभी कोरोना भारत में ऊपर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा। आज बोलना मेरे लिहाज पे ठीक नहीं है, पर मुझे मालूम है कि 4-6 महीना और इंडिया इसमें से फ्री नहीं होगा, ठंड तक, पूरा ठंड जाने तक। ये मुझे साइंटिफिक इसका अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आज मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जब भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आएगा रोड और रेल्स का, तो मैं आप लोगों के बीच में हूँगा। सर एक तरह से कोरोना ने दुनिया को एक जगह रुका दिया है, तो इससे अभी आने वाले भविष्य में मानवता और दुनिया का समाधान कौन से रास्ते से निकलेगा? आप क्या समझते हैं, बता सकते हैं? मेरा तो क्लियर मानना है कि कॉस्मो ह्यूमनिज्म से होगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप साइंस एंड नॉलेज एंड साइंस एंड सॉल्यूशंस को यूज़ नहीं करेंगे, साइंटिफिक लॉज को नहीं समझेंगे, तब तक कि आप दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करते हैं और आपको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीना है, ये समझ में ही नहीं आएगा। तो एक तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म का जो सबसे बेसिक बात बोल रहा हूँ, साइंस एंड नॉलेज, साइंस एंड सॉल्यूशंस, इसका पार्ट होना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ में मेजर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी का किस तरह का मॉडल हो? क्या वो मॉडल जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो,
या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हो या इसका कोई मिक्स हो। इलेक्टोरल सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या मिक्स सिस्टम होना चाहिए, पीआर सिस्टम होना चाहिए, कि एफपीटीपी जो भारत में जो सबसे रिस्पॉन्सिबल एफपीटीपी जो है उस तरह के गलत व्यवस्थाओं को, इलेक्टोरल सिस्टम को या ईवीएम जैसी जो चीजें हैं उनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। फिर हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है। अगर हम नेशन स्टेट्स में ऑर्डर है तो नेशन स्टेट्स में जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी के प्रोविजंस होने चाहिए। ओम्बुड्समैन जैसे नए ऑर्गन्स को डेवलप करने की जरूरत है। जो ओम्बुड्समैन, कई तरह के ओम्बुड्समैन हो सकते हैं, केवल लोकपाल ही एक ओम्बुड्समैन नहीं, पार्लियामेंट्री कमिश्नर ओम्बुड्समैन होता है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ओम्बुड्समैन होता है, जेंडर ओम्बुड्समैन होते हैं। तो इस तरह के ओम्बुड्समैन के इंस्टीट्यूशंस को अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 4 पिलर बनाए जाने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी का मॉडल कैपिटलिज्म में, जो अभी का जो कैपिटलिज्म का मॉडल है, कैपिटलिज्म से बहुत दुनिया आगे आई। गरीबी बहुत जो है बड़े पैमाने पर कम करने में कैपिटलिज्म का रोल है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में रोल है। लेकिन कैपिटलिज्म के अभी का जो मॉडल है उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, जैसे इट लीड्स टू जॉबलेस ग्रोथ, और जो प्रीमियम ऑन कैपिटल है वो प्रीमियम ऑफ लेबर से ज्यादा है। यानी जो जिनके पास पैसा है वो ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन जो श्रम करते हैं वो कम उनको रिटर्न मिलता है। तो कैपिटलिज्म के मॉडल को अमेंड करने की जरूरत है इकोनॉमिक्स की, यदि मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये 3-4 चीजें यदि की जाए कॉस्मो ह्यूमनिज्म के हिसाब से, एक तो साइंस एंड नॉलेज एंड साइंस एंड सॉल्यूशंस को जो है वो समझा जाए, और उसके साथ में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को मेजर अमेंड किया जाए, और साथ में जो है कैपिटलिज्म का जो मॉडल है उसमें अमेंडमेंट किए जाए, और इसको जो है जो बातों से इंसानियत का प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है, और हम सस्टेनेबिलिटी के साथ, हार्मोनी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, ये कामों को यदि किया जाए तो दुनिया बड़े पैमाने पर बदल सकती है। और फिर अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाने के लिए हमको सोलर सिस्टम की एनर्जी को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, और इसके साथ में जो है नॉलेज के लेवल पर जितना अभी नॉलेज और डेटा हमारे पास में है, तो A to Z की स्केल में यदि डिवाइड किया जाए तो अभी हमको K की स्केल तक आना पड़ेगा। जब तक इतना डेटाबेस हमारा नॉलेज नहीं होगा वर्ल्ड में, तो तब तक के जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जरूरत है। केवल इंसान के ब्रेन से ये नहीं होगा, आपको क्वांटम कंप्यूटर्स लगेंगे, मॉलिक्यूलर कंप्यूटर्स लगेंगे, आपको ब्रेन मैपिंग लगेगा, आपको जैसे जेनेटिक मैपिंग किया वैसा वायरल मैपिंग की जरूरत है। फिर उसके बाद में आपको स्पेस की अगर बात करूं मैं, तो आपको जो रैमजेट टेक्नोलॉजी से आगे जाकर जो है वो एंटी मैटर शिप्स को जाना पड़ेगा, और फाइनली जो है एंटी एनर्जी शिप्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना है, जो अभी सवाल आया कि वैक्सीन सोल्यूशन है क्या, तो वैक्सीन तो आप एक वायरस के लिए बनाइए, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर आप ड्रग बनाते तो कुछ वायरसेस को डील करेगा। तो आपकी इम्यूनिटी जो है उसको अच्छा करना है, या आपका जो जेनेटिकल सिस्टम है उसको समझकर जो है, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम को समझकर आपको जो नेचुरल थेरेपीज है वो भी ठीक है कुछ लेवल तक, लेकिन उसके आगे क्योंकि उसकी भी लिमिटेशंस है, तो नैनो बूट्स जो है, नैनो बूट्स यानी जो नैनो छोटे लेवल के जो रॉबोट्स है वो जाकर ये चीज को मॉनिटर करे और वो जल्दी से अंदर ठीक करे, ताकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ अच्छा हो सके। ये तमाम चीज़ों पर फिर एडवांस जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है। पर मोटे तौर पे 3 बात कहूँगा कॉस्मो ह्यूमनिज्म के समाधान से, कि एक, हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस में मेजर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और तीसरा जो है वो इकोनॉमिक्स के मॉडल को जो है वो अमेंड करने की ज़रूरत है, और पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाने की तैयारी के लिए जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगता है उसको तैयारी हमको करना पड़ेगा। ये चीज़ें यदि की जाए तो काफ़ी हद तक समाधान आ सकता है दुनिया में। सर काफी सवाल आ रहे हैं, और ऐसे भी कुछ सवाल आ रहे हैं जो हमने उसका आंसर पहले ही दे चुके हैं, या सर जो शुरुआत में ब्रीफिंग की थे उसमें काफी सारे सवालों पे सर ने अपने पहले ही वक्त रखे हैं। तो ये वीडियो जैसे लाइव खत्म होगा हम अपलोड कर देंगे, तो जिन लोग साथियों का मैं अगर सवाल नहीं ले पा रहा हूँ तो वो इसको अदरवाइज ना ले, क्योंकि उसके सवाल पहले ही मिल चुके हैं। We can take some questions even if they are not taken in this UC Facebook Live.
because there would always be some questions which will not be attended because a plethora of questions are coming and Atul ji is having limitations to take all the questions. तो आप बिल्कुल नाउम्मीद मत होइए, क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, तो फेसबुक लाइव पर मैं 7 दिनों में 10 दिनों में आपके बीच में आते रहूँगा, और ऐसे कुछ प्रोमिनेंट सवाल यदि छूट भी गए तो हम उसको ध्यान में रखेंगे। अतुल जी, आप भी उसको अलग से थोड़ा नोट कर लीजिएगा, सेकंड टाइम भी आप उसको टाइप कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो, आई विल बी विथ यू। आज जितने हम ले सकते हैं, और हमारे पास 10-15-20 मिनट है, तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस ना लेते हुए यदि अगर कोई नई तरह का सवाल हो तो उस पर आज हम जाएंगे। लेकिन कोई भी फेसबुक लाइव में जो जुड़े हुए हैं वो निराश ना हो, पॉजिटिव रहे, एनकरेज रहे, और जो है आपके सवालों को आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन में अटेंड किया जाएगा। सर अभी हम थोड़ा देर ले सकते हैं, हाँ, कंक्लूडिंग की तरफ में। हाँ, अभी हम कंक्लूडिंग की तरफ जाएंगे। तो कुछ सवाल अभी जैसे आपने ट्रेनिंग की तैयारी की, इस तरह की बात की है, तो कुछ लोगों को ये है कि सर एडवांस ट्रेनिंग कब तक मिलने वाली है? नहीं, तो कोरोना फ्री होगा तब ट्रेनिंग मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 70 लोगों को मैं एक जगह रख दूंगा तो फिर कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले कोरोना से फ्रीडम आएगा। कोरोना से फ्रीडम आने के लिए 2 सबसे बड़े रास्ते हैं, एक तो मेडिसिन है, दूसरा वैक्सीन है। मेडिसिन रेमडेसिविर का बहुत अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, फाइनल ट्रायल्स के इसमें वो बहुत जल्द जो है अगर अच्छा हो जाए तो अप्रूव होके आ जाएगा। उसके बाद क्या मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, क्या परमिट किया जा सकता है, क्योंकि रेमडेसिविर भी आपको पूरी तरह बचा लेगी ऐसा नहीं, लेकिन आपकी मोर्टेलिटी को बहुत कम कर रही है और रिकवरी के जो दिन है वो जल्दी कर रही है। तो वो जैसे कॉमन फ्लू हो जाता है, हम एंटीबायोटिक्स लेके ठीक हो जाते हैं, उस तरह की परिस्थिति आती है या नहीं आती वो देखना पड़ेगा। और वैक्सीन आने तक, तो वैक्सीन तो बिल्कुल जनवरी तक नहीं आ रहा है, तो वो आने तक मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेनिंग देना मेरे पार्ट पे उचित होगा, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक थिंकर हूँ। तो लेकिन मेरे तरफ से ट्रेनिंग की तैयारी ऑलमोस्ट ऑल तैयार है, कंप्यूटराइजेशन सिर्फ चल रहा है, मेरा सिलेबस बन गया है, मेरे डॉक्यूमेंटेशन बन गए, कंप्यूटराइजेशन चालू है। थोड़ा सा जो पीपीटी के मॉडल्स है वो बनाने का समय वो हम लोग बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस भी समय हम कोरोना से फ्री हो जाएंगे, मैं आपको कॉस्मो ह्यूमनिज्म का ट्रेनिंग दूंगा, और वो ट्रेनिंग वर्ल्ड में बेस्ट होगा, और मैं दुनिया का नॉलेज पढ़ाऊंगा आपको ओरिजिनल, और जो क्या होना चाहिए, जो मेरा रिसर्च है और मेरा जो इन्वेंशन है वो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैंने दुनिया के तमाम इंटेलिजेंट और ग्रेट थिंकर्स और फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें उनको समझ के उसके आगे का कुछ मॉडलिंग किया है, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि आज मेरी लाइब्रेरी भारत में वन ऑफ द बेस्ट है, इसका मुझे अभिमान है, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में। और 29वां साल हो गया पढ़ते हुए, 30वां साल चल रहा है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि देश और दुनिया में क्या अच्छा किया जा सकता है, और क्या चीज़ों से हम अच्छाई की तरफ और सच्चाई की तरफ और सोल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। वो चीज़ें मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ऑलरेडी मेरे नोट्स और सब चीज़ें बन गई हैं, बट नॉट टिल वी आर फ्री फ्रॉम कोरोना। सर किरण कुमार मधुकर जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई आप अभियान करना चाहेंगे कि ऑनलाइन पार्टी के सदस्य बने लोग, क्योंकि अभी साइंस टेक्नोलॉजी का सब कुछ चल रहा है। तो ऑनलाइन पहले आप स्प्रेड तो कीजिए, अभी जो है मेरी बात को कम से कम 1 करोड़ लोगों तक ले जाने का आप लोग सब लोग मिलकर प्रयास कीजिए। मधुकर, आप है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बहुत बाकी लोग कर रहे उसी तरह से कम जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो यूट्यूब में जो वीडियो है एनलाइटेंड में आता है वो है, या अभी ट्विटर हमने चालू किया है। कम से कम ये तो कोशिश कीजिए कि मेरी बात को 1 करोड़ तक ले जाए, ताकि मैं मोदी जी को ऑनलाइन जो है वो दिखा सकूं कि आप गलत दिशा में हैं, देश को बता सकूं कि हमें किस दिशा में जाना है। ऑनलाइन स्प्रेड तो हो जाने दीजिए, ऑनलाइन मेंबर तो बन जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन काम तो पहले आप स्टार्ट करें, और फिर ऑनलाइन मेंबर बन भी जाए तो पार्टी, हमारे देश में अभी तक इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि हमको गांव कस्बों में तो जाना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन मेंबर ऐसा ना हो कि केवल ऑनलाइन तक ही सीमित रहे, वो ये कमिटेड होकर बनने की सोच रखे जब भी ये बने कि हमको जो है अगर मेंबर बनना है तो जो भी हम जिम्मेदारी ले अपने पार्लियामेंट की, असेंबली की या जिले की या गांव की, जो भी लेना है छोटी या बड़ी, वहाँ हमको जो है बड़ी ईमानदारी से, बड़े पंचुअलिटी से कॉस्मो ह्यूमनिज्म के मेनी लॉज और मल्टीपल सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, एपीआई की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए और लीडरशिप को फॉलो करते हुए। सर काफ़ी सवाल आए हैं, कुछ हमने रिलेवेंट सवाल लिए, तो हम अभी इसके अंतिम पड़ाव तक आ गए हैं। तो सर मैं आपसे अभी मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर कि कोरोना के बाद अभी नई दुनिया कैसे बनेगी?
सर ये मेरा अंतिम सवाल रहेगा अभी आपसे। ऑलमोस्ट ऑल अतुल मैंने जवाब दिया है। 3 चीज़ों में जवाब दिया है। एक कॉस्मो ह्यूमनिज्म के समाधान में से, एक जो हमें दिखता नहीं है, जो समझता नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। यानी साइंटिफिक लॉज जो है कॉस्मोस के नेचर के, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। प्लस हमारा जो नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का हो, लॉ का हो, ह्यूमन राइट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, पब्लिक साइंस का हो, एंथ्रोपोलॉजी का हो, मेडिकल साइंसेस का हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, डिप्लोमेसी का हो, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी नॉलेज है उसको हमें जो है साइंटिफिक तरीके से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये पहला पार्ट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके लिहाज से हमको अपने जितने ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस है उसको हम कितना हार्मोनाइज कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो करने की ज़रूरत है। तो पहली बात है कि जो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस नेचर एंड वर्ल्ड है, उसको समझ के काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने डेमोक्रेसी को बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लाया, वो चाइना ने कम्युनिज्म को लाया, तो ये कहीं पर किंग और ओलिगार्ची के सिस्टम्स हैं। तो ये तमाम सिस्टम में कोई भी सिस्टम जो है परफेक्ट नहीं है। इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है, मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, लूपहोल्स भी है। तो ये चीज़ों में पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी एक अच्छी मानी गई, ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी संकल्पना है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो इनके अंदर में प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, ताकि जो एक्सपांशन है राइट्स का और रेमेडीज का और इंस्टीट्यूशंस का और पॉलिसीज का और लॉ का, वो हो सके, ताकि इंसान को इफेक्टिव रेमेडी, इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिल सके। तो ये एक काम करने की जरूरत है। और इंटरनेशनल ऑर्डर पर जो है, जिसको फेयर एंड ह्यूमन वर्ल्ड बोला जाता है, यानी न्यायपूर्ण और मानवतावादी दुनिया बोला जाता है, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है, WHO का स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ताकि हर कंट्री को जो है उसमें इक्वल राइट्स मिले, और केवल कंट्रीज को ही नहीं, सिटीजन्स को भी जो है वो राइट्स मिले। और केवल इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स ही अकाउंटेबल ना हो, नॉन स्टेट एक्टर्स भी अकाउंटेबल हो। ये दूसरा पार्ट है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, इसको ठीक करना पड़ेगा। पहला पार्ट में मेनी लॉज मल्टीपल सॉल्यूशंस को बता दिया, जो सबसे बेसिक है। आखिरी शॉर्ट बात बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन द ह्यूमन लाइफ नाउ। तो कैपिटलिज्म के जो मॉडल है, कैपिटलिज्म इज नॉट बैड इन इटसेल्फ, लेकिन कैपिटलिज्म के जो मॉडल्स है उसमें अमेंडमेंट करके, इसमें ग्रोथ के साथ इक्विटी कैसा हो, जॉब्स कैसा मिले और फेयरनेस यानी जस्टिस कैसा आए, इसके लिए कैपिटलिज्म के जो मॉडल्स, कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है, उसको हमको जो है वो अमेंड करके रखना पड़ेगा। और जो नेशनल इकोनॉमी है या और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो केवल ग्रोथ सेंटर्ड ना हो, साथ में सस्टेनेबिलिटी भी उसके अंदर हो, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मोटी मोटी ये 3 बात की जाए, और टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसको यदि हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करें, तो मैं समझता हूँ कि एक नई दुनिया जो है, वो नई दुनिया साइंटिफिक दुनिया होगी, वो नई दुनिया ये मानवतावादी दुनिया होगी। उस नई दुनिया को जो है वो बनाने का काम किया जा सकता है, और ये काम मेरे लिहाज से कॉस्मो ह्यूमनिज्म से हो सकता है। इसके मैंने कुछ मॉडल्स भी डेवलप किए हैं, लेकिन ट्रेनिंग तक मैं उसको आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। जब ट्रेनिंग होगी तो मैं उसके साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से फिर मैं आपके बीच में बहुत जल्द आऊँगा। हो सकता है 7 से 10 दिनों में मैं आपके बीच में आऊँगा। अगर फेसबुक लाइव में मैं 7-10 दिन में नहीं आया, तो एक डायरेक्ट वीडियो शूट करके मैं एनलाइटन न्यूज़ को जो है वो मैसेज दूंगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके मेंबर्स बनाइए। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का फेसबुक पेज, ट्विटर, इसके साथ में जो है एनलाइटन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, फिर इंस्टाग्राम, हेलो, और इसके साथ में जो है जितने भी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं देश के अंदर में, उसको आप केवल सुने नहीं, उसके मेंबर बने, उसको शेयर करें, उसको स्प्रेड करें, लाइक करें, कमेंट केवल हेलो हाय जय भीम मत कीजिए, जय सेवा मत कीजिए, वो तो बोलिए आपकी इच्छा है, लेकिन इसके साथ कोई कंस्ट्रक्टिव कमेंट कीजिए। और इस तरीके से जो है ये प्लेटफॉर्म्स को जो है वो बड़ा बनाइए। जब तक फ्रीली हम कोरोना से फ्री नहीं होते, तब तक अपने प्रिकॉशंस रखते हुए लिमिटेड लेवल पर काम करें। मैं आप लोगों के बीच में तब तक के जो है वो फेसबुक लाइव और लाइव मैसेज के माध्यम से आते रहूँगा। और आप लोग फिर कहूँगा, मास्क को ना भूलें,
मैं भी आपको दिखाने के लिए मास्क जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मास्क को ना भूले, हैंड सैनिटाइजर इसको ध्यान में रखें, सोप से 20 सेकंड तक बराबर जो है वो वॉश करें, कहीं भी जा रहे डिस्टेंस है तो 6.5 फीट 2 गज की दूरी 2 मीटर इसको जो है वो ध्यान में रखें। और कोरोना के अंदर में अगर काम कम हो गए हो, एक्सरसाइजेस को करें, पढ़ाई को करें तब तक। और अगर आप सोशल मीडिया में यूज़ करते कीजिए अच्छी बातों को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन आप अगर बुक्स ना भी हो तो आप गूगल सर्च से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस समय में अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ये ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, विज्ञान और समाधान की दुनिया है। इंसानियत को और दुनिया को विज्ञान की ज़रूरत है। इसी से जो है विज्ञान और मानवता से नई दुनिया निर्माण होगी, ऐसा अपना संदेश आज के लिए करता हूँ। और थैंक्स अ लॉट फॉर यू सी connecting to Facebook Live with me. I have been told that people from various countries were also there. From which countries you see people? Saudi Arabia and other countries were also there. So I thank a lot to all of you that you have linked to Facebook Live from abroad too. And I hope that next time from many other countries people would join me, and we should in an effective manner try to give the scientific view and the solutions to the world in a very big manner. आप जो लोग फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़े, आप सभी को धन्यवाद। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, stay home, stay safe, be with API, be for the rights of the people of India. Thank you.